चलिए आज से कुछ दिन हम हर रोज़ ये कोशिश करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 का जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है, हम उनके क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको करके दें। पहली बात आप ये समझ लें कि आप लोगों ने एग्ज़ाम के एटमॉस्फेयर में वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा। आपका प्रेशर बहुत अलग होगा, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग एटमॉस्फेयर में डेवलप हुआ। मैं एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में अच्छे खासा समय दे करके क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करके इनके सॉल्यूशंस दूंगा, तो इससे ये पहली बात ही क्लियर हो जाती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इन्फीरियर हैं और मैं बड़ा सुपीरियर हूँ। मेरी नॉलेज बहुत सुपीरियर है और आपकी बड़ी इन्फीरियर है। एग्ज़ाम के प्रेशर में बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करना टोटली डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने नहीं जा रहा। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एनालिसिस? आपको पता लगे कि किताब पढ़ना, उससे नॉलेज करना, गेन करना एक बात, इक्वली इंपॉर्टेंट है उसे कोरिलेट करना, इक्वली इंपॉर्टेंट है वहां पर वाइज बिहेवियर, और इक्वली इंपॉर्टेंट है आंसर डिड्यूस करने के लिए कौन सी चीज इंफॉर्मेशन नहीं है ये समझना कि ये राइट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन की नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करके हम समझाएंगे। एवरीडे मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस उसी क्वेश्चन पेपर से उठाऊंगा। एक चीज़ जरूर हम करेंगे, लंबे समय से हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमने हमारे लेक्चर्स आप लोगों को दिए, हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, तो हम आपको ये प्रूव भी करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे लेक्चर से एज इट इज़ आया था पहला, या हमारे लेक्चर्स के दौरान दिए गए कॉन्टेंट से कोरिलेट होकर के आ रहा है दूसरा, या लेक्चर के साथ जोड़ करके दिए गए मेरे एग्जाम्पल्स या किसी और मैनर से ये आंसर आ रहा है तीसरा। इसके इतर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम टच नहीं करेंगे, खुशी की बात तब होती है जब बच्चों का एग्जाम में वो क्वेश्चन हो, लेकिन रेलेवेंस की बात ये है कि हम जो पढ़ा रहे हैं हमें यह समझ करके एक अच्छी भावना उत्पन्न हुई कि सही दिशा में पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हो सही दिशा में पढ़ रहे हो, ये रेलेवेंस है। खुशी ऑलवेज एक शिक्षक को, एक गुरु को तभी होनी चाहिए जब उसके छात्र पेपर क्लियर करते हैं, लेकिन कारण यह भी तो है कि छात्र सही दिशा में होने चाहिए, छात्रों को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टाइम पे रेलेवेंट मैनर में याद आ जानी चाहिए। वो होता रहे उसके लिए हम यहाँ पर असेसमेंट करेंगे, हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का समझेंगे, क्वेश्चन कैसे करने, क्वेश्चन यहाँ लिखे जाएंगे और फिर मैं उनके आंसर्स आपको कैसे डिड्यूस करना है ये समझाऊंगा। एलिमिनेशन मेथड का जादू आप देखोगे और आप देखोगे कि क्वेश्चन की एक इन्फॉर्मेशन भी सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा सकती है, और वो एक इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी थी। एग्जामिनर भी शायद वही जानना चाहता था, उसके आगे वो आपसे जानना भी नहीं चाहता था। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जो हम डिस्कशन में लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन समझिए, किस एरिया से आया है, किस सब्जेक्ट से है, कैसा है, वहाँ जाने की टेंशन नहीं। हमारे एनालिसिस का पर्पस नहीं होगा 12 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 13 क्वेश्चन पॉलिटी से, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से या 40 इकोनॉमी से, ऐसा नहीं। क्वेश्चन समझिए, एरिया सारे जोड़ने हैं आपको। व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, क्यों इनके बारे में कंसर्न है? ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, दे मे रिलीज lethal quantities of carbon monoxide into environment. The copper slag can cause the leaching of some heavy metals into environment. They may release sulfur dioxide as a pollutant. Select the correct answer. 1 and 2 only, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. इधर जाना नहीं, इसको ऑब्जर्व करें। पहले ही स्टेप में फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स पढ़ें, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ करके ये क्लियर है कि एक तरह से पॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कहानी है, और ये एक तरह से तीनों ही कोई ना कोई पॉल्यूटेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। पहला ही एस्पेक्ट दिमाग में एकदम से आया। अब आते हैं हम कुछ चीज़ों के ऊपर। अगर हमारी ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, उसमें इन्वायरमेंट की एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, लाइट और साउंड, सारे कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें तो क्लियरली आपको इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ाया गया था, जिसमें डिटेल में हमारे लेक्चर हैं, उन समयों की खबरें भी हैं। लैंडफिल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर स्लैग इज नॉट फिजिबल सिंस अ फ्यू हंड्रेड टन्स आर प्रोड्यूस्ड पर ईयर पर फैक्ट्री। लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स इन सच लैंडफिल्स, हैवी मेटल्स की लीचिंग्स खास तौर पर जो
जिंक, कॉपर और अदर स्मेल्टिंग प्लांट से जितना भी वेस्ट इन लैंडफिल्स में डिपॉजिट हो रहा है, या फिर इन कॉपर प्लांट्स के बाद बाहर जो लैंडफिल्स बनाए जा रहे हैं, वो मैंने आपको पढ़ाया था कि वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल के साथ जा कर के मिल रहे हैं लीचिंग की प्रोसेस के तहत, और आसपास की सोसाइटीज़ में जो पानी जा रहा है वो उस पानी को कंटेमिनेट कर रहे हैं और भारी नुकसान लोगों को हो रहा है। जिसने भी किसी ने थोड़ा बहुत भी लैंडफिल पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है, लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, एक सेकंड में उसको स्टेटमेंट 2 क्लिक कर गई। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट। अब ये गारंटी है कि ये है, तो अब इमीडिएट इफेक्ट के साथ आपकी नॉलेज के बेसिस पर आप स्कैन करें ऑप्शंस में कि किस में 2 नहीं है, किस ऑप्शन में 2 नहीं है। ऑप्शन सी में 2 नहीं है, ऑप्शन सी एलिमिनेटेड। अब रह गए सिर्फ 3 ऑप्शन, आपको आंसर ढूंढने हैं। दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट, और सिर्फ यही नहीं पढ़ाया गया है आपको कि ये सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट प्रोड्यूस करते हैं। इनफैक्ट आपको ये सारे कंसेप्ट बताए गए थे, सारी टेक्नोलॉजी और टेक्निक बताई गई थी, जैसे कि गैस स्क्रबर्स यानी कि एब्जॉर्प्शन टावर्स। इनको पढ़ाने के साथ साथ इनकी पूरी डिटेल में टेक्नोलॉजी बताई गई थी कि गैस स्क्रबर्स क्या होते हैं। इसके अलावा बताया गया था कि लाइमस्टोन ऐड करने से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट अगर करा दे तो फाइनल प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप में एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है, और इसको घटाने के विषय में सारी टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट्स और टूल्स बताए थे जो चिमनीज़ के साथ लगाए जा सकते हैं, और जिनके तहत हम स्क्रबर्स का यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी टेक्नोलॉजी का हमें किसी भी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस करना है तो इट इज़ गारंटीड कि सल्फर डाइऑक्साइड एक तरह का ऐसा पॉल्यूटेंट है जो इन प्लांट से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट। तो अब हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें 3 गिवन ना हो। तीनों में ही 3 ऑप्शन ए में गिवन नहीं है, ऑप्शन ए एलिमिनेटेड। तो हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए। अब या 2 और 3 करेक्ट है, या ये जो सबसे घातक ऑप्शन रहता है कि ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्टेड हैं। अगर आप स्मेल्टिंग के प्रोसेस के तहत जाएं तो ऑलवेज़ आपको स्मेल्टिंग प्लांट्स के तहत कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोल्यूटेंट के तौर पर पढ़ाई गई। उसका रीज़न ही ये होता है कि जब भी आप स्मेल्टिंग करते हैं, आप किसको स्मेल्ट करते हैं एक्चुअली में, जब आपने किन्हीं भी कार्बोनेट मिनरल्स को जब आपने रोस्ट किया है, उसके तहत जो उसके ऑक्साइड्स आपको प्राप्त हुए हैं उन्हें ही आप स्मेल्ट करते हैं, और फाइनली आपको प्राप्त हो जाता है वो मेटल जो आप लेना चाहते हैं। एक्चुअली में कार्बन मोनोऑक्साइड लंबे समय से और अब तक एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होती है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये सारे कंसेप्ट्स आपने डिस्कस किए जब आपने पायरोलाइसिस के बारे में पढ़ा, जब आपने स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा। इट इज़ अ क्लियर कट आस्पेक्ट। जिसने अगर थोड़ा सा भी पॉल्यूटेंट वाला चैप्टर, थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट वाला लेक्चर ध्यान से सुना या चैप्टर पढ़ा, इट इज़ अ क्लियर कट आस्पेक्ट कि कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ होने वाला एक लीथल प्रोडक्ट है जो कि इन स्मेल्टिंग प्लांट से आता है। आंसर इज़ ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट हैं, और एज इट इज़ ही हैं। ये कोई 30 मार्क का बात नहीं कि हमने पढ़ाया, सिंसियरली थोड़ा भी आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है, और उसके तहत अगर आपने पॉल्यूटेंट्स पढ़े हैं, और उन पॉल्यूटेंट्स के तहत अगर आपने गैशियस पॉल्यूटेंट्स पढ़े हैं इन सब के बारे में, तो इनके सोर्सेज आपको ईजिली बताए जाएंगे कि ये स्मेल्टिंग प्लांट्स के द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड का पैराग्राफ अगर आपको पढ़ा है तो उसमें क्लियरली पढ़ाया जाएगा आपको कि इन तरह के स्मेल्टिंग प्लांट से ये कॉन्ट्रीब्यूट होता है। तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, ईजिली होगा, लेकिन मैंने लॉजिकली आपको समझाया कि इसकी ज़रूरत होती है। क्वेश्चन क्लियर? पहले आप स्टेप बाय स्टेप पहुँचे। अब आपने कहा कि सीधे ही इस ऑप्शन पे आते तो क्यों नहीं सही होता, हमें आ जाना चाहिए था। हमने कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया, हम आए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने एग्ज़ाम के माहौल में पेपर दिया, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, नेचुरली फ़र्क है, लेकिन मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इसी ग्राउंड पे कि मैंने ये पढ़ाया है। ऐसे एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ कि आज क्वेश्चन आ गया और आज मैं इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेकर के बैठ गया। क्वेश्चन यूपीएससी ने आज डाला है, मैं चैलेंज करता हूँ, लेक्चर मेरा 2018-19 में अपलोड हुआ था, मुझे नहीं पता था यूपीएससी ये क्वेश्चन डालने वाला है। एनवायरनमेंट की सीरीज़ प्लेलिस्ट में पड़ी हुई यूट्यूब में, गो एंड विजिट दैट, वर्ड टू वर्ड सब मिल जाएगा। ओके, आंसर तक पहुँचने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको जो शॉर्ट स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट 2, उसके बेस पे आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, दैट इज़ ऑप्शन सी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो क्लियर थी आपको, सेकंड स्टेटमेंट आपको क्लियर थी सल्फर डाइऑक्साइड, उसके तहत आपने जो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, दैट इज़ ऑप्शन 1। ऑप्शन 1
आपने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इसमें 3 नहीं है। इस तरह से एलिमिनेशन करके अब हम पुख्ता हो रहे हैं कि अब हम जिस आंसर की ओर बढ़ रहे हैं वो हमारा करेक्ट आंसर ही होगा। ऑप्शन डी ही वायबल ऑप्शन बचता है 1 2 3। ओके, क्योंकि अब विचार करने योग्य सिर्फ रह गया है फाइनल स्टेजेस में, तो वो है स्टेटमेंट 1। अब हमें सिर्फ ये कंफर्मेशन करना है कि स्टेटमेंट 1 आंसर का पार्ट है कि नहीं, क्योंकि बाकी 2 स्टेटमेंट हमने कंक्लूड कर ली हैं। और स्टेटमेंट 1 हम जब विचार करेंगे, दिमाग डालेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के तौर पे हमें समझ आ जाएगा यस इट इज़ द पॉल्यूटेंट ऑफ द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर कट हो गया। एनवायरनमेंट के चैप्टर में से, स्मेल्टिंग प्लांट में से एक क्वेश्चन के वाया ही कई प्रोसेस पूछ लिए। जरा ऑब्जर्व करिए, हैवी मेटल्स की लीचिंग भी पूछ ली, एयर पोल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी पूछ लिया, और सल्फर डाइऑक्साइड भी पूछ लिया। सोच के देखिए, क्वेश्चन एक था और पूछ कितना कुछ लिया। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, नॉलेज को इंटीग्रेट करना। और मौके पर कोई ऐसी रॉकेट साइंस या फैक्चुअल चीज़ें नहीं कि ये फिगर, ये डाटा रह गया और कल तक की रिवीजन नहीं की इसलिए काम हो गया। ढंग से एक बार चीज़ समझी है, प्रोसेसेस अंडरस्टैंड किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ब्लू कार्बन? एक्चुअली में 4 स्टेटमेंट हैं। पहले तो 1 सेकंड में ही इसका आंसर माइंड में इस तरह से कैप्चर होता है कि अगर कभी भी आपने प्लास्टिक्स, हमने हमारे एनवायरनमेंट के लेक्चर्स के तहत हमने वेस्ट मैनेजमेंट्स की जब बातें की, या किसी भी और तरह की अगर आपने कहीं भी लेक्चर अटेंड किए हैं, उसमें जब आपने मिनरल्स एक्सकवेशंस की बातें की, इंटरनेशनल ट्रेड की बात की, तो अक्सर एक शब्द ब्लू इकोनॉमी आपने सुना होगा। The blue in this planet Earth, the word blue economy, blue anything, it is connected with the oceans. The first aspect is the ocean. अब दूसरी बात हमने आपको ऑलवेज पढ़ाई थी कि बड़े पैमाने पर अगर आप ओशियंस की बात करें तो वो कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन एब्जॉर्ब करने का काम उसमें कौन करता है? किन के बारे में पढ़ा था हमने? जिनकी ग्रोथ हो जाती है तो कार्बन एब्जॉर्ब होने लग जाती है। हाँ, क्या कहते हैं उनको? हाँ, वेरी गुड, फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर उनके ऊपर पनपते हैं जूप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स, सी ग्रासेस, फिर कोस्टल और मार्शी एरियाज़ में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि मैनग्रोव्स में बहुत ज़्यादा ताकत है कार्बन को एब्जॉर्ब करने की। इसे हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी कहते हैं। तो समुद्र के तटीय इलाके पर मार्शी रीजन्स में होने वाले पेड़ पौधे, समुद्र में होने वाली सी वीड्स, सी ग्रासेस, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सभी बड़े पैमाने पर कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं। इसके तहत हमने देखा कि ओशियन और कोस्टल रीजन में होने वाली वेजिटेशन की और बायोटिक लाइफ की बात हो रही है इन द फील्ड ऑफ वेजिटेशन। तो ब्लू शब्द से सीधा ही आंसर यहाँ पर ऑप्शन हमने ढूंढा, हमारी आंखों को ब्लू से रेफरेंस मिला और हम उस रेफरेंस के तहत 4 ऑप्शंस के थ्रू नेविगेट होंगे। पहला ही ऑप्शन, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, हमें मिल गया, बट अभी आंसर नहीं करना, ये यूपीएससी का नियम है। 3 और ऑप्शंस पढ़ने हैं। कार्बन सिक्वेस्टेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल, ऑब्वियसली नहीं। कार्बन कंटेन्ड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, नहीं। कार्बन कैप्चर्ड की बात हो रही है वहाँ पर। कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, सो द आंसर इज कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, जब हम ब्लू कार्बन की बात कर रहे हैं। ओके, तो द ऑप्शन ए, कंफ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं, ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन, इन द नेचर विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर most likely to be found surviving on a surface without a soil? अब याद करिए, जब मैंने आपको डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स के तहत डिफरेंट वेजिटेशंस कराई थी, उन वेजिटेशंस में जब मैंने आपको आर्कटिक सर्कल के अराउंड वेजिटेशन कराई, या जब मैंने आपको इंडिया में अल्पाइन और उसके भी ऊपर की हाई एल्टीट्यूड वेजिटेशंस कराई, तो ऑलवेज आपको ये बताया कि पहाड़ों की चट्टानों के साथ काई की तरह चिपकी रहती हैं। इवन मैंने आपको ये तक बताया कि अगर आप
हाई एल्टीट्यूड पर है, हाई लैटिट्यूड पर चले जाएं तो वहाँ पर बड़े बड़े जो पेड़ देवदार के हैं उनकी छाल के साथ चिपकी रहती हैं, उनकी ब्रांचेस पे चिपकी रहती हैं। पत्थरों का रंग लाल हो जाता है। मैं अपने शब्द याद कराता हूँ, पत्थरों का रंग हल्का हल्का ऑरेंज, ग्रीन, रेड रेड नज़र आता है क्योंकि ये उसके ऊपर चिपकी रहती हैं। तो अमूमन ही आपको बिना सॉइल के नज़र आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर शब्द सॉइल था। सॉइल क्या है आपको समझना होगा, जिसमें मिनरल कंटेंट भी है, जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट यानी कि लिटर भी है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट भी है। इसके साथ साथ आपने उसको रॉक्स को सॉइल के तौर पर, लेकिन जब हम स्टोन्स की बात कर रहे हैं, चट्टानों की बात कर रहे हैं, नेचुरली उसमें लिटर और ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं है, नेचुरली उसमें उस तरह का मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, लेकिन वो एक चट्टान है। इट इज़ अ रॉक, इट इज़ नॉट एट ऑल अ सॉइल, इट इज़ अ रॉक। यहाँ पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे सॉइल में बदल सकते हो, तोड़ करके, ब्रीक करके, फिर उसमें कई समय तक फर्टिलाइजर्स डाल करके, मॉइस्चर डाल करके, ऑर्गेनिक मटेरियल डाल करके आप उसे सॉइल बना सकते हो। स्टिल इट इज़ नॉट सॉइल, टिल डेट इट इज़ नॉट सॉइल, इट इज़ अ स्टोन। और ऑलवेज हमने ये पढ़ा कि पेड़ों के साथ, स्टोन्स के साथ चिपकी हुई जो पाई जाती हैं, और हाई लैटिट्यूड और हाई एल्टीट्यूड की जो वेजिटेशन, इट इज़ लाइकन एंड मॉसेस। इनका नाम मैंने, मुझे याद नहीं कितनी बार मेरे लेक्चरों में लिया है। एक समय में मैं इसे लिचन एंड मॉसेस भी कहता था, मुझे आज भी याद है। लेक्चर रिकॉर्डिंग सुनी जाएगी तो मिल जाएगा। और मैं कहता था कि आपके लिए लाइकन, मेरे लिए लिचन, मुझे ये भी याद है। सो लाइकन एंड मॉसेस, कहीं जाना ही नहीं, आंसर हमें पढ़ते ही क्लियर है। ऑप्शन चारों देख लें। अब गलत एलिमिनेट करते हैं। फर्न, नॉट एट ऑल। कहाँ पाए जाते हैं? इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट में फर्न आपको मिलेंगे, सॉइल के साथ होते हैं, तो फर्न इसमें नहीं आएगा। अब हम देखें वन, तो वन कहाँ से एलिमिनेटेड है? जिसमें वन अब होगा तो वो गलत हो गया। अब जिसमें वन होगा तो वो गलत हो गया। जिसने थोड़ा बहुत भी क्लाइमेट, वेजिटेशन पढ़ा है उसे फर्न के बारे में बहुत अच्छे से पता है। फर्न की पत्तियां बताई हैं, फर्न की ग्रोथ सिखाई है, फर्न कैसे डेवलप होता है सब बताया है। इवन मेरे घर के पास आते हैं तो मैं फर्न ट्री दिखाता भी हूँ। अब उसके तहत देखें तो वन कहाँ पर आ रहा है, उसको उड़ा दीजिए। वन ऑप्शन ए में आ रहा है, एलिमिनेट करिए। वन ऑप्शन डी में आ रहा है, एलिमिनेट। दो ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए, क्योंकि वन है तो फिर वो तो है ही नहीं, लेकिन हमें लगता है रख लेंगे। मॉसेस हमें स्टिल लग रहा है कि है। मशरूम जहाँ भी अब एलिमिनेट करिए, मशरूम अब जहाँ भी है सॉइल इसके साथ रहेगी। इवन घरों में मशरूम कल्चर करते हो तो पूरी सॉइल प्रिपेयर करते हो उन रैक्स में, और उसमें फिर मशरूम पनपता है, निकलता है। ओके, तो मशरूम किस किस में आ रहा है? 4, 2 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 4, 1 एंड 4। ऑप्शन ही हमारे पास रह गए, या तो 2 ओनली होगा या 2 एंड 3। और हम जानते हैं लाइकन एंड मॉसेस दोनों, लाइकन एंड मॉसेस दोनों है। सो 2, 3, ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर। दोनों मेथड यूज़ किए, एलिमिनेशन भी यूज़ हुआ और हमने जो इन्फ्रेंसेस की वो भी यूज़ हुआ। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से क्लियर हो रहा था। लेकिन इस तरह से टिपिकल सेंस में आज के बाद जो नोट्स बनाएगी दुनिया, जिन्हें बेचा जाएगा एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी के नाम पे, उसमें अब से ये भी लाइन ऐड होने लग जाएगी और हमें उन्हें पढ़ करके लगेगा कि देखो देखो इस नोट्स में तो 2020 का क्वेश्चन एज इट इज़ मेंशन है, क्योंकि आप तब बिगिनर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं, अगले साल फिर कोई ऐसे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएगा जो उस नोट्स में नहीं होगा। पेपर के बाद तो हो गई। अब ध्यान दें कि लेक्चर्स में हमने किस वे में ये किया होता है, चैप्टर्स में हमने कैसे पढ़ा होता है, वहाँ पर ये सारा कंसेप्ट। इवन ये भी पढ़ाया गया है कि वहाँ पर क्लाइमेट इतना कोल्ड है इसलिए ये सटी सटी रहती हैं चट्टानों के साथ, सटी सटी रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर भी थोड़ा टेम्परेचर होता है। थोड़ा सा उससे ऊपर आ जाओ तो एयर का टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता है, ये सर्वाइव ही नहीं कर सकती, इसलिए वो वेजिटेशन हाई ग्रो नहीं करती। चट्टानों के साथ सटी हुई ग्रो करती है, पेड़ों के साथ सटी हुई पाई जाती है। तो आपको हमेशा लाइकन इस तरह से पैचेस में मिलेंगे, मॉसेस कंटिन्यूटी में मिलेंगे, देखने में एक तरह से एल्गी की तरह रहेंगे। जैसे पानी वाले चौबच्चे में, पानी वाले टैंक में काई जम जाती है, वैसे देखने में रहेंगे। ओके, क्लियर कहानी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इकोनॉमी में बैंकिंग की सीरीज़ अगर आपने अटेंडेंस लेक्चर अटेंड किए हुए हैं, आरबीआई के ऊपर लेक्चर हैं, बैंक कैसे रेगुलेट होते हैं, बैंकिंग एक्ट क्या होता है,
गवर्नर की इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन रहती है, आरबीआई क्यों एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, वो कैसे बिहेव करता है, सब कुछ आपको उन सारे लेक्चर्स और उन चैप्टर्स में मिल जाएंगे जो इसके रिलेटेड पढ़े होते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 भी डिटेल में डिस्कशन किया है कि इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई, ये किस बैंक के तौर पर एग्जिस्ट करता था, कैसे नहीं। क्लियर कट है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब इसी एक स्टेटमेंट के दम पर, फर्स्ट स्टेटमेंट के दम पर ही अगर आप वेंचर करें तो आपको 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी नज़र आ रहा है जिसमें 1 नहीं है। ऑप्शन बी आपको नज़र आ रहा है जिसमें 1 नहीं है, तो 1 एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में 1 नहीं है, 1 एलिमिनेट हो गया। इमीडिएटली हमने पहला स्टेटमेंट पकड़ा और इसका एलिमिनेट कर लिया। सेकेंड स्टेटमेंट, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द वर्ड हेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब आरबीआई एक आरबीआई एक्ट के तहत बना है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उसके रिलेटेड आर्टिकल्स नहीं हैं, वो अपने आप में एक एक्ट के तहत बना है, तो फिर ये प्रोविज़न भी उसी किसी एक्ट में होना चाहिए जिसके तहत वो बना है। कॉन्स्टिट्यूशन में आरबीआई के रिलेटेड प्रोविज़न कहाँ से आ जाएगा भाई? टेल मी, आपने इतने सारे आर्टिकल पढ़ लिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आरबीआई के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल पढ़ा? आपने कैग के रिलेटेड आर्टिकल पढ़े, आपने अटॉर्नी जनरल के रिलेटेड, यूपीएससी के रिलेटेड पढ़े, लेकिन इसके रिलेटेड कौन सा पढ़ा? नहीं। और क्लियर कट पता है कि आरबीआई के लिए आरबीआई एक्ट बना है, आज़ादी से पहले का बना है और ये उसके तहत आता है। अब उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ये प्रोवाइड नहीं करेगा, इसको छोड़ दें। अब याद करें, क्लासरूम में दिया गया वो लेक्चर और उस समय जब कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में हमने इकोनॉमी के 3 लेक्चर रिसेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से जुड़े कवर किए थे, जिसमें टैक्स कोड में अमेंडमेंट के लेक्चर भी थे, जिसमें बताया गया था कि गवर्नमेंट ने आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 का इस्तेमाल किया है, जिसके तहत वो आरबीआई को डायरेक्शन देने की क्षमता रखती है और मीडिया इसकी खिलाफत कर रहा है। जब गवर्नमेंट ये चाहती थी कि आरबीआई ज़्यादा कैपिटल रिलीज़ करे, गवर्नमेंट को दे, जो भी वो मुनाफा कमा रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो सरकार को दे दे, आरबीआई को भी उसकी नीड नहीं है। अरुण जेटली के समय में, जब अरुण जेटली हुआ करते थे, ये समझाया गया था कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि ताकि लेंडिंग बढ़े, मार्केट में लोन ज़्यादा बटें, इसके लिए जो भी बैंक्स के ऊपर इस समय में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मेजर्स लगा रहा है आरबीआई, उसके तहत जो बैंकों के ऊपर कैपिटल लिमिट लगाई जा रही है वो लिमिट रिड्यूस की जाए ताकि बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ सके। ये 2 चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके अलावा तीसरी चीज़ भी थी जो हमने डिस्कस नहीं की, और वो ये थी कि जो भी पावर कंपनीज़ हैं उन्हें जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है उसके मामले में छूट दी जाए। इस पर हमने चर्चा नहीं की, लेकिन ये 2 प्रोविज़न हमने डिस्कस किए कि मार्केट में लैंडिंग की कमी है, उसे बढ़ाना है। और इस समय में जो डिबेट लगातार इसके रिलेटेड लगातार इसके रिलेटेड आर्टिकल्स ग्रुप में सेंड किए गए कि सेक्शन 7 का इस्तेमाल सरकार कर रही है, जो भी सरप्लस मनी आरबीआई के पास है, यानी कि जो भी उसके मुनाफे हैं, अब तक कोई सरकारों ने छेड़े नहीं थे, वो आरबीआई के पास रहा करते थे, लेकिन ये सरकार चाहती है कि ये पैसा भी उसे मिल जाए। बहुत से मीम्स भी बने, बहुत से कार्टून्स भी बने, और उसमें ये कहा गया कि आरबीआई का पैसा भी कहा जा रही है, सरकार आरबीआई पर भी दबाव बना रही है। लगातार हमने क्लासरूम डिस्कशन की थी कि आरबीआई गवर्नर प्रेशर फील कर रहे हैं, आरबीआई गवर्नर बदले भी गए और वो बदलने का कारण भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद उर्जित पटेल बने थे, उर्जित पटेल के समय में ये हुआ, हमने बताया उर्जित पटेल लगातार इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा था कि शशिकांत दास को बनाया गया, और वो क्यों बनाया गया, उनकी भी हिस्ट्री हमने डिस्कस की कि एक तरह से प्रो गवर्नमेंट पॉलिसी रखेंगे क्योंकि एडवाइजरी काउंसिल में ये हुआ करते थे और मोदी गवर्नमेंट इससे कंफर्टेबल है। ये सारा अरुण जेटली के समय का प्रकरण हुआ करता था 2018 का। तो पहले तो 2018 का करंट अफेयर डाला, 2019 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं, 18। दूसरी बात ये कोई करंट अफेयर नहीं है। हमने आपको हमेशा समझाया था कि करंट अफेयर को करंट अफेयर की तरह नहीं देखना। मुद्दा ये है कि आप बेसिक्स करें, आप इकोनॉमी को टिल डेट अप टू डेट अप्रोच से कवर करें। जब आप वो कवर कर लेंगे तो आसपास हो रही हर घटना आपको नज़र आने लग जाएगी। फिर आपको वो डिबेट और डिस्कशंस भी समझ आने लग जाएंगी कि क्या परेशानी हो जाएगी अगर केंद्र सरकार आरबीआई को कोई डायरेक्शंस देती है। अगर केंद्र सरकार आरबीआई के साथ काम कर रही है तो क्या आरबीआई इतना ऑटोनॉमस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके ऊपर कोई डायरेक्शंस ही नहीं है? क्या आरबीआई के गवर्नर की अपॉइंटमेंट कहीं अलग तरीके से होती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह से मॉनेटरी पॉलिसीज़ में इंटरवेंशन नहीं कर सकती है? पूरी तरह से आरबीआई इस मामले में इंडिपेंडेंट है। ये सारी चीज़ों पर आप नज़र डालते हैं और हमारी डिस्कशंस इन चीज़ों पर अक्सर होती रही, और उसके तहत क्लियरली देखें
तो लॉजिकल कंक्लूजन ये कहता है कि स्टेटमेंट ट्रू ग्रॉसली इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो वो उस एक्ट में है जिस एक्ट के तहत आरबीआई बना है। अब आपको वो स्टेटमेंट एलिमिनेट करनी है जिसमें टू है। तो टू किस में है? 1 में, ये गया। टू किस में है? डी में, ये गया। आपका आंसर हो गया। आंसर सी इज़ द आंसर। आपको स्टेटमेंट सी आती भी है कि नहीं आती है छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो चुका है। एलिमिनेशन मेथड ने आपको आंसर रीच करा दिया। डन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शब्द एग्जामिनर ने आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए मोटा मोटा डाला है, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद भी सबके ऊपर चैप्टर पढ़ा लेकिन इसके ऊपर नहीं पढ़ा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और मैंने बताया कि सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट में है। और सबसे बड़ी बात, अब अगर आपको ऑप्शन 1 भी नहीं क्लियर तो भी आपका आंसर रीच हो जाता है, क्योंकि आपको ऑप्शन 3 क्लियर है कि द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। गवर्नर ऑफ द आरबीआई एक्ट से अपनी शक्तियाँ लेता है। आरबीआई एक्ट बनाने का पर्पज़ ही यही था, अदरवाइज़ उसका पर्पज़ ही नहीं था। वो आरबीआई एक्ट से शक्तियाँ नहीं लेगा तो और कहाँ से लेगा? मुझे बताइए। क्या वो कोई नॉर्मल पब्लिक सेक्टर पीएसयू है? नहीं, वो एक एक्ट के तहत बनने वाला एक बैंक है। इसलिए गवर्नर की शक्तियाँ, कौन सा गवर्नर? आरबीआई का गवर्नर, वो वहाँ से उस एक्ट से शक्तियाँ लेता है, इसलिए वो इतना ऑटोनॉमस है। इसलिए वो शक्तियों के लिए किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। इट इज़ हाईली ऑटोनॉमस बिकॉज उसकी पावर्स उस एक्ट में मेंशन है। किसी भी लेवल पर अगर आपने आरबीआई के बारे में पढ़ा, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, समझा, जाना है, आप इजीली इस आंसर को डिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आपको ये दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया तो पहले ही आप यहाँ पर क्लियर कर जाएंगे कि ऑप्शन 2 किस किस में है। ऑप्शन 2 ए में भी था, ऑप्शन 2 बी में भी था, ऑप्शन 2 डी में भी था। तो केवल ऑप्शन 2 के दम पर आपका आंसर हो रहा था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको स्टेटमेंट 1 भी नहीं आती, आपको स्टेटमेंट 1 भी नहीं आ रही, आपको स्टेटमेंट 2 भी नहीं आ रही। गारंटीड है, अगर आप थोड़ा बहुत भी तैयारी में हैं, स्टेटमेंट 2 आपको स्ट्रांगली और फर्मली क्लियर है। और केवल स्टेटमेंट 2 के दम पर आंसर प्रूव हो रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 बी में भी है तो ये ऑप्शन ही नहीं है। हमें करेक्ट ढूंढना है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2 ऑप्शन ए में भी है तो ये गलत है। स्टेटमेंट 2 ऑप्शन डी में भी है, ये गलत है। आंसर एक ही स्टेटमेंट से रीच हुआ, दैट इज़ 1 and 3। आप फंस कर रह गए किस चीज़ में कि एक तो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स, ऊपर से ऑप्शंस इतने कॉम्प्लेक्स है। तुमको क्या लेना उस कॉम्प्लेक्सिटी से? एग्जामिनर ने क्वेश्चन से तुम्हारी नॉलेज, क्वेश्चन के एरिया से तुम्हारी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, वाइडर कवरेज और ऑप्शंस को डिकोड करने से तुम्हारी मेंटल एबिलिटी चेक की। उसने देखा कि तुम कितने कॉग्निटिव हो, यानी कि तुम्हारे पास पहुंच रही इन्फॉर्मेशंस को तुम किस लेवल पर अंडरस्टैंड करते हो। एग्जामिनर ने ये असेसमेंट की। सो इट इज़ समवेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेक ऑफ योर कॉग्निटिव स्किल। ओके, सो ओनली इफ़ यू आर acquainted विद स्टेटमेंट 2 यू कैन ईजिली आंसर द होल क्वेश्चन, चाहे ऑप्शन कितने भी कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं। आपको स्पेस दिया है एग्जामिनर ने कि आप इजीली एक ही स्टेटमेंट के दम पर आंसर डिड्यूस कर लें, बट द कंसेप्ट इज़ यू मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट, कि आपको क्लियर हो कि ये 100% रॉन्ग है, और वो 100% रॉन्ग है ये वो स्टेटमेंट में ही गिवन है। आई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? ओके, आगे बढ़ें। क्या समझ में आ रहा है? जिनका अच्छा पेपर हुआ वो मेंस पे ध्यान दें। मेंस की इंस्पिरेशन प्रीलिम से ही मिल रही है कि मेंस कैसा होने वाला है। इस एनालिसिस का उनके लिए फ़ायदा। जिनका अच्छा नहीं हुआ उनका आगे बार का अच्छा हो, इसके लिए इस एनालिसिस का फ़ायदा। और जो पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं उनमें फेथ और बिलीफ बना रहे अपनी पढ़ाई को लेकर के कि कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ द ओनली की ऑफ दिस एग्जाम। नो पर्टिकुलर नोट्स, no particular format, no particular system is the solution. When you will develop that comprehensive knowledge, and when you are able to apply that knowledge in the examination room, and when you are able to deduce the correct statement, you are able to eliminate the wrong one, only then you can say you are having right knowledge, right content with the right intent. Okay, आगे बढ़ें। आज का लेक्चर इस एनालिसिस पे थोड़ा बड़ा रहेगा। आने वाले 3-4 दिन में और एनालिसिस डालेंगे, सिर्फ 3-3, 4-4 क्वेश्चंस के। आपको बस पता रहे ओके कि कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग क्या है। बहुत से बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद इस तैयारी में इस वजह से हो जाती हैं कि कई तरह के इंटरव्यूज़ या कई तरह के स्टेटमेंट्स वो बच्चों से सुन के तैयारी में आते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में वो इंटरव्यू दिया गया आपको नहीं पता, छाप सुनने वाले ने क्या सुना, छापने वाले ने क्या छापा आपको नहीं पता।
किसकी क्या तैयारी की बैकग्राउंड रही आपको नहीं पता। एक्चुअल पर्पस क्वेश्चन पेपर है, इसे पढ़ करके अब बताएं कि कितनी नॉलेज चेक की है इसने आपकी, और अब आप बताएं कितनी तैयारी के बाद आप इस लेवल तक पहुंचेंगे। सिंपल, नथिंग एल्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पढ़ करके ही लगा होगा, पता नहीं कहां से आ गया, इकोनॉमी का कौन सा कोर एरिया आ गया। मेंटल एप्टीट्यूड आपका देखना है ना। आंसर देखिए कैसे आ रहा है। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मैं इसी स्टेटमेंट पे रुकूंगा अभी। कितने बच्चे यहाँ किसान हैं, उनके खेतों में 2, 4, 5, 6 वर्कर काम करते होंगे, द कैजुअल वर्कर्स। पीएफ प्रोविडेंट फंड उनका कटवाते हो आप? रोज द्वाबा चौक और देवीतला मंदिर के पास 100 लेबर खड़ा रहता है, सुबह उठा लाते हो दिहाड़ी पे, सारी दिहाड़ी काम करवाते हो, चला जाता है, देते हो उसको प्रोविडेंट फंड? सरकार के कई दफ्तरों के द्वारा सफाई या किसी और कामकाज के लिए कई वर्कर्स 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए आउटसोर्स किए जा रहे हैं, दिया जाता होगा उनको प्रोविडेंट फंड। क्यों हमेशा से वर्कर के, लेबर के मुंह से सुना है एक बार बस पक्के हो जाएं फिर पीएफ कटेगा, पीएफ कटेगा, पीएफ कटेगा? सुना कि नहीं सुना? तो अगर तुम अपने घर खेतों में काम करवाते आए और पीएफ नहीं दिया तो तुमको समझ में नहीं आया ये ऑल वर्ल्ड क्या कह रहा है तुमसे। इतना नेशन अभी सोशलिस्ट हो गया, मतलब लिटरली ऑल कैज 92% सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है हमारे देश में, 92% एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और ऐसे में ऑल कैजुअल वर्कर का पीएफ कट रहा है। क्या बात है। अब इसी एक स्टेटमेंट को मैं बताऊंगा कि ये ब्रह्मांडीय रूप में गलत है, सो ग्रॉसली इनकरेक्ट। अब आ जाएं, एलिमिनेशन लगाते हैं। जिस भी ऑप्शन में 1 है उसको उड़ा दो। ऑप्शन ए में है उड़ा दो, ऑप्शन सी में है उड़ा दो, ऑप्शन डी में है उड़ा दो। आंसर ऑप्शन बी। 2 स्टेटमेंट और पढ़नी पड़ी, उड़ गया, पहले ही उड़ गया, हो गया काम। अब 2 स्टेटमेंट और पढ़ लो, फिर यकीन हो जाएगा कि मामला बिल्कुल सही है। वो ये है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पीरियड। द गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स, जो भी है, जो बैंक अकाउंट। क्लियर कहानी। गवर्नमेंट हमेशा फाउंड्री का साइज ये मेंशन करती रहती है ना कि इतनी स्ट्रेंथ अगर आपके पास है, 20 से 40 से 100 से 50 से ज़्यादा है, तो आपको सैलरीज बैंक अकाउंट के वाया ही पे करनी है। आपने कई लोगों को देखा होगा ना कि अब सरकार हमें बैंक अकाउंट के पक्का हो गया है कि अब बैंक अकाउंट के बिना सरकार सैलरी मना किया हुआ है, हमारे मालिक ने बैंक अकाउंट खुलवाने को बोला है क्योंकि सैलरी अब उधर से ही आएगी। ये किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। कितने वर्कर की स्ट्रेंथ काम करती है उसके बेसिस पर ही स्पेसिफाई किया ना। तो ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के बेसिस पर हमने 1 के बेसिस पर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पहले ही उड़ा करके बाहर कर दिया, और ऑप्शन बी में 2 और 3 ओनली करेक्ट आ गए, जिसमें से ऑप्शन 2 ये कहता था, जिसमें स्टेटमेंट 2 ये कहती थी ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पीरियड। तो अगर आप घर में लेकर के आते हैं किसी दिहाड़ी वाले को, तो वेज लॉ के तहत उसके वर्किंग आवर्स डिसाइडेड है कि नहीं? और अगर उससे ज़्यादा वो शाम को टाइम खत्म होने के बाद वो दिहाड़ी लगाता है क्या? अगर लगाता है तो आपसे क्या लेता है? दुगना। क्या लेता है? दुगना। और जो भी फैक्ट्री वाले मालिक ने 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के लिए किसी भी लेबर लेवल वर्क के लिए किसी बंदे को रखा है कि कैपेसिटी बढ़ा दी, जैसे कि कोई एग्रीकल्चरल मशीन्स बनाता है और उन एग्रीकल्चरल मशीन्स का सीज़न आ गया है कि अब खेतों में किसान वो मशीनें खपाएंगे, तो उन दिनों के दौरान प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी उस एग्रीकल्चर मशीन बनाने वाली फैक्ट्री वाले को। तो ऐसे में उसने रेगुलर लेबर 30 थी उसके पास, उसने रेगुलर लेबर के साथ 30 और जोड़ दिए, इर्रेगुलर लेबर भी ऐड कर दी 30। लेकिन वो जो 30 के 30 लोग नए आ रहे हैं 3 महीने के लिए ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, मशीनें चाहिए होंगी, उनकी भी शिफ्ट सुबह उतने बजे शुरू होकर शाम को उतने बजे तक चलती होगी। उनकी भी शिफ्ट के तहत उन्हें
ओवर टाइम मिलता होगा जब शाम को 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाते हैं, और उन्हें भी जो बाकी वर्करों को छुट्टी मिल रही है वो छुट्टी देनी होती होगी। आई बात समझ में? तो द थिंग इज ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 कि दैट गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। क्लियर? तो ऑप्शन 3 इज क्लियर। ऑप्शन 3 पहली वाली में नहीं था तो वो तो हमने वैसे ही उड़ा दिया। ऑप्शन 3 बी में सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? पहली ही स्टेटमेंट के दम पर आपने आंसर सेटल करके रख दिया। स्टेटमेंट आपके सामने पानी की तरह क्लियर हैं और लाइव एग्जांपल्स आपकी आंखों के सामने घूम रहे हैं। ओके, आप अब काम करा रहे हैं, आपकी वर्कशॉप है, आप जनरेटर बनाते थे, आज के दिनों में पावर कट्स लग रहे हैं, आप 2 महीने 1 महीने के लिए आपने देखा वर्कलोड बढ़ रहा है, आपको और लेबर भर्ती करनी है, आप उन लेबर को भर्ती कर लीजिए। उन लेबर को भर्ती करने के बाद क्या रेगुलर वर्किंग आवर्स का बेनिफिट उसको देंगे आपकी? नहीं। वो सुबह आपके पास कोई स्लेवरी है क्या? कोई दास प्रथा है क्या? कोई बॉन्डेड लेबर, कोई फोर्स्ड लेबर है क्या? ठीक है वो कैजुअल है, लेकिन क्या हुआ, बाकी के सारे सुबह 8 बजे आते हैं आपके रेगुलर वाले, और वो सुबह मतलब आपका परमानेंट वाला स्टाफ सुबह 8 बजे आता है दिहाड़ी पर काम करने के लिए जैसे भी, और वो सुबह 5 बजे से 6 बजे से आकर के बैठ जाएगा, तो क्या उसके कोई अधिकार नहीं है? 100% उसके वर्क आवर रेगुलर रहेंगे। आई बात समझ में? जो रेगुलर वर्क आवर्स हैं वही उसे भी मिलेंगे, और इसके अलावा उसे ओवर टाइम भी मिलेगा। यानी कि जैसे ही शाम को 5 बजे की छुट्टी हुई वो भी छुट्टी करके जाना चाहेगा, आपको 7 बजे तक उसे काम पे लगाना है तो आप लगा लेना। अगर आपने नोटिस किया होगा आपने दिहाड़ी पर पेंटर लगा रखे हैं, तो पेंटर लगाइए तो आपको पेंटर एक चीज़ कहेंगे कि जैसे ही शाम हुई वो छुट्टी करके जाना लगेंगे, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि वो ये कहेंगे कि आप चाहते हो तो हम 3 घंटे लगा के आधी दिहाड़ी लगा के आपका काम खत्म कर देते हैं, शाम हो गई हम आधी दिहाड़ी और लगा देते हैं। क्या मतलब इस वर्ड का आधी दिहाड़ी? व्हाट डू यू मीन बाय आधी दिहाड़ी? इसका मतलब कोई दिहाड़ी थी? इसका मतलब दिहाड़ी क्या है? सुबह 9 से 10 बजे काम शुरू करते हैं, मैं सपोज करूँ 9 बजे, क्या आप कभी उन्हें रोक पाए जब वो दोपहर 1:30 बजे लंच पे जा रहे थे? और जब वो 1:30 बजे जा कर के 2 बजे आए या 2:15 बजे आए, तो आपने उनको कहा यार टाइम ज़्यादा नहीं लगता? उन्होंने कहा नहीं, 40-50 मिनट का लंच ब्रेक तो होता है, दिहाड़ी में इतना तो होता है। और फिर शाम को कितने बजे तक काम किया उन्होंने? 5 बजे तक या 5:30 तक। और फिर आपको उन्होंने कहा चाहते हो कि आज ही ख़त्म कर दें तो आधी दिहाड़ी एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि 8:30 बजे तक कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई दिहाड़ी बढ़ा करके लगेगी, पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। ये दिहाड़ी वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? रेगुलर वर्क। क्या है मतलब? रेगुलर वर्क नहीं, सॉरी, रेगुलर वर्किंग आवर्स। आई बात समझ में? और ओवर टाइम पीरियड। ओवर टाइम वर्ड इज देयर इन एवरी फैक्ट्री, इन एवरी वर्कशॉप, इन एवरी दिहाड़ीदार पर्सन, चाहे चौक से लेकर के आओ, चाहे खेतों में काम कराओ। खेतों में वो क्यों करते रहते हैं? क्योंकि आप उन्हें बैठा करके रोटी भी खिलाते हैं, अपने कमरों में रखते हैं, अपने घरों में रखते हैं, तो वो तो दिन रात के लिए रखने हैं। आपने उसके साथ तो अरेंजमेंट अब कोई और ही कर लिया है, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्हीं दिनों में खेतों में फसलें कटवाने के लिए आपको अपने उस रेगुलर एम्प्लॉयज़ की जगह पर अब मार्केट से लाने पड़ रहे हैं बंदे। तो आप एक बात सुन लेना किसानों से, वो ये कहेंगे कि बाज़ार से बंदे ला करके इस बार कटवानी पड़ी फसल, दुगने पैसे देने पड़े, खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। कि एक तो उन्होंने दिहाड़ी भी ज़्यादा मांगी और जैसे ही एक्स्ट्रा टाइम लगता था ओवर टाइम भी दुगना देना पड़ा। इतना जाना ही नहीं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही थी? ऑल कैजुअल वर्कर को EPF मिलता है। मुझे नहीं लगता आपके सर्कल में अच्छों को भी PF मिलता है। इमिग्रेशन दफ्तरों में जो लड़कियां लड़के लगे हैं, कभी उनसे पूछना भैया PF मिल रहा है वो क्या होता है? तो वो पूछेंगे वो क्या होता है, तो वो बताएंगे कि वो ऐसे, जब तो कहेंगे हमारे तो खाते ही नहीं जमा किए इन्होंने, को खाता ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं, हमारे तो नाम कागज पत्र कुछ लिया ही नहीं, हम तो अभी कच्चों में ही चल रहे हैं। तो सरकार ने रूल बनाया कि 1 साल पूरा हो जाए तो फिर आप टेम्परेरी से एक लेवल पर टेम्परेरी कैजुअल वर्कर हो जाते हैं उस काम के। तो इसलिए साल पूरा होने से 1 दिन पहले ही आपको रिलीव करा देते हैं और फिर एक दिन की छुट्टी मरवा करके फिर से दोबारा ज्वाइन करा लेते हैं। तो आपको हर बार नया करते रहते हैं। अरे सिम्मी हंस पड़ा, कहता है मैं जानता हूँ इस बार के बारे में पापा इनके एक्सरसाइज में है, इनको सब पता है इन चीज़ों का। ओके, थोड़ा बहुत हमें भी पता है। तो ऐसा कहाँ होता है? अभी कहाँ से हम उतने बड़े हो गए राज्य भाई? आंसर एग्जाम में क्लियर पानी की तरह एक ही स्टेटमेंट ने आंसर करा दिया और कहते बड़ा औखा रहता है। औखा है जब एग्ज़ाम में ये डिड्यूस करना है, क्योंकि जितनी स्टोरीज और लॉजिक्स मैंने बताया एग्ज़ाम में याद आते नहीं, लेकिन हमें मौके पे याद करना है, इसी के लिए तो इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
इसी के लिए तो दिहाड़ी शब्द ही नहीं याद आएगा, और अब जा करके ज़िंदगी में समझ आया, अच्छा दिहाड़ी का मतलब ये था यार कि वर्किंग आवर तो वो भी रेगुलर ही हैं उनके भी। तो जैसे आपने उनको कहा ना, ओ भैया तुमको चौंक से लेकर गए, सुबह 6 बजे आया ना, गाड़ी भी धो देना, और फिर वो कहेगा बीबी जी दिहाड़ी में गाड़ी धुलवा लेना, घर साफ करा लेना, मैं 500 दिहाड़ी पे आया हूँ, जो कराना करा लेना। लेकिन दिहाड़ी में, दिहाड़ी पूरी होने पर मुँह हाथ धोने लग जाते हैं वो पूरा। तो आप तब सोचेंगे यार ये दिहाड़ी वाले तो बड़े जिद्दी हैं, 2 मिनट भी ऊपर नहीं जाते। रेगुलर वर्किंग आवर्स, ओके, वेज एक्ट, वेज लॉज के तहत ये सब है। सारे कानून अभी अभी एक्साइज के पेपर के लिए सिम्मी ने चाटे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, सारे, सारा क्लियर है उनको ये सब। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, पढ़ के ही मुझे समझ में आ गया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। आर्थिक मंदी के दौर में भैया क्या कदम उठाएगी सरकार, मतलब जम के पढ़ाया गया है। ये चेन रिएक्शन तो मैंने इतनी को बार क्रिएट करके दी, सोच भी नहीं सकते। पहला ऑप्शन भाई, कट इन टैक्स रेट्स accompanied बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो लोगों की किश्तें जो चल रही हैं वो महंगी हो जाएंगी भाई, और लोगों की किश्तें महंगी हो गई तो जेब में पैसा कम बचेगा उनकी। तो जब जेब में पैसा कम बचेगा तो वो खर्चेंगे कम, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी उनकी। तो ऐसे में फिर वो जब कुछ बाय करने के लिए डिमांड ही क्रिएट नहीं करेंगे तो सप्लाई के लिए प्रोडक्शन किधर से होगा, और जब कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ से होगा, और जब कोई एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं होगी तो फिर लोगों के हाथ में सैलरीज किधर से आएंगी, तो वो फिर फर्दर डिमांड कैसे करेंगे। तो डिमांड अपन जनरेट नहीं कर पाएंगे ना भैया, इकोनॉमी रुकी रह जाएगी, रिसेशन विल बी देयर। ये मैंने बोला तो इतना समय लगा, एग्जाम में मैं ऐसे क्विकली कर लेता, एग्जाम में ये मैं घोड़ा ऐसा दौड़ाता, मेरा प्रोसेस है। इसीलिए मेरे सारे कंटेम्प्रेरी इकोनॉमी के लेक्चर्स, इकोनॉमी के 140 लेक्चर की सीरीज़ में ये हर लेक्चर में मैंने दोहरा दोहरा के मूड पका दिया तुम्हारा कि रिसेशन में ये करना। अगला, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, माय ब्यूटी, यही तो मेरा फेवरेट था। पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे ऑलवेज जब इकोनॉमिक रिसेशन हो, मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट को पब्लिक स्पेंडिंग करनी है, गवर्नमेंट को खर्च करना। मैं इसे ऐसा समझाता था, जैसे सपोज करो गवर्नमेंट एक हाईवे बनाएगी तो पब्लिक प्रोजेक्ट पे खर्चा करेगी, तो ऐसे में गवर्नमेंट सीमेंट, ब्रिक्स, बिटुमिनस, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सब की डिमांड क्रिएट करेगी। तो सरकार जैसे ही इस प्रोजेक्ट पे खर्चा करेगी, सरकार का खर्चा इन सब की इनकम बन जाएगा, और जैसे इन सब के हाथ में इनकम आएगी ये लोग फर्दर फिर खर्चा करेंगे, और खर्चा करेंगे तो डिमांड बूस्ट हो जाएगी। इस तरह से डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे साइकिल इकोनॉमी का चल जाएगा। तो पब्लिक स्पेंडिंग, इसे यह भी कह सकते हैं कि जब भी इकोनॉमी रिसेशन के दौर में हो तो सरकार को उल्टा कहते हैं कि आप घबराओ मत, आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करते जाओ, आप पब्लिक खर्चा करते जाओ, कोई चक्कर नहीं, इस समय में ज़रूरी है डिमांड बूस्ट कराना इकोनॉमी। सो क्लियर कटा, मेरा आंसर क्लियर हो गया। बट मैं यूपीएससी का छात्र हूँ तो मैं अगले 2 ऑप्शन पढ़े बिना छोड़ूंगा नहीं। समय जा रहा होगा, 2-3-10 सेकंड और मेरे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक आंसर सही हो गया तो 2 नंबर, और जिस एग्ज़ाम में 92-93 कट ऑफ जा रही है, 2 नंबर बड़ी बात है। मुझे फ्री में 2 नंबर आ रहे हैं, मेरी तो खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं, मुझे क्वेश्चन के पीछे की रीजनिंग आती है, खूबसूरती इसको कहते हैं। ओके, अगला ऑप्शन, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब अगर इंटरेस्ट कम किया तो टैक्स बढ़ा दिया यार, चीज़ें तो फिर महंगी हो जाएंगी, इनकम टैक्स भी ज़्यादा लेने लगे, इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा दिया, फिर से डिमांड नहीं पुश हो पाएगी ना भाई। और रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ये तो बर्बादी कर देगा पूरा। अगर खर्चा ही सरकार घटा देगी तो रिसेशन में ही ट्रैप हो जाएंगे भैया। ऑप्शन बी इज द आंसर, 1 सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखो, इकोनॉमी क्वेश्चन कैसे बड़े स्केल पे, कोई फैक्ट ऐसा आ रहा है कि जैसे यही फैक्ट आखिर के महीने की उस प्रतियोगिता दर्पण से चेपना था, प्रतियोगिता दर्पण में दिया कंसेप्ट आ रहा होगा, दत्त एंड सुंदरम की किताब में पढ़ा, बार बार रिपीटेटिवली कंसेप्ट आ रहा होगा। हमारे लेक्चर तो बाकी है ही हैं, उनमें तो सीधा बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखो विनीता, क्वेश्चन पेपर ध्यान दो बेटा, निकालना नहीं इधर उधर से कुछ भी। क्वेश्चन क्या है, इधर इधर बेटा, हंसेंगे बाद मिलके हंसेंगे।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, बाकी चीज़ों को अगर ना बदला जाए, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज, मार्केट डिमांड किसी गुड की बढ़ जाएगी, बाकी चीज़ों को भुला दो, मार्केट डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाएगी अगर प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस, ऑब्वियसली अगर मैं ये मार्कर खरीद रहा हूँ, इसका कोई और सब्सटीट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल है, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, मैं ऑब्वियसली इसको खरीदूंगा, फिर इसके सब्सटीट्यूट की कीमतें बढ़ेंगी, तो ये डन हो गया भैया, ऑप्शन 1 डना डन डन। अब जिसमें ऑप्शन 1 नहीं हो उस ऑप्शन को, जिसमें स्टेटमेंट 1 नहीं है उसको एलिमिनेट मारो, इसमें स्टेटमेंट 1 नहीं है, बी में कैंसल, ये तो रेस से बाहर ही हो गया, और ऑप्शन 1 सही है, ये प्रूव हो रहा है, बाकी तीनों में है। ओके, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज, तुमको ये बड़ा मुश्किल लगा, इसको छोड़ ही दो, दो ऑप्शन और है ना, दो स्टेटमेंट और है ना, इसको पढ़ लो। द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, टोटली गलत। जब आपकी इनकम बढ़ती है आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, क्योंकि आप सुपीरियर और डियरर गुड्स की डिमांड बढ़ाते हो भैया। कोर्स आर्टिकल्स, कोर्स ग्रेन्स की कंजम्पशन घटती है जब इनकम बढ़ती है, डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांतों में सीधा सिद्धांत। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने का यही तरीका है, लोगों की जेब में पैसा डालो, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाओ, जब इनकम इंक्रीज होगी तो वो अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज करेंगे, इससे देश की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इसी को तो जीडीपी बढ़ाना कहते हैं। तो फिर स्टेटमेंट 3 होना ही होना चाहिए, जिसमें अब स्टेटमेंट 3 नहीं है उनको निकाल दो। इसमें ए वाले में स्टेटमेंट 3 नहीं है, निकाल दो। ओके, अच्छा हो, जिसमें स्टेटमेंट 3, अच्छा स्टेटमेंट 3 नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट 3 करेक्ट की तरफ जा रहे हैं, स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, मतलब कि इसमें स्टेटमेंट 3 नहीं है, ये तो हमारा प्यारा बच्चा है, ये तो हमें चाहिए बोल बोल के दिमाग थक जाता है भाई। इसमें देखो स्टेटमेंट 3 है तो ये करेक्ट हो सकता है, इसको निकाल, इसमें स्टेटमेंट 3 है ये ठीक हो सकता है, निकाल, आंसर आ गया ना। लेकिन एक यूपीएससी का छात्र होने के नाते क्या करोगे, चौथा स्टेटमेंट पढ़ोगे, पढ़ना है, और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है इट्स प्राइस फॉल्स, कोई गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी उसकी कीमत गिर जाएगी, ये भी सही और ये भी सही, 1 and 4, ये कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के दम पर अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल, एक ही क्वेश्चन में डिमांड सप्लाई की चैप्टर की पूरी नॉलेज भांप ली उसने, गिफन गुड्स, कोर्स ग्रेन गुड्स, एवरी गुड्स सब जांच लिया उसने, किसको आता कुछ है कि नहीं। 3 ही क्वेश्चन अब तक इकोनॉमी से पूछे हैं, पूरी अंदरूनी इकोनॉमी की नॉलेज ले ली अगले बंदे ने। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, अगर इसे हमने उतने कॉम्प्रिहेंसिवली मेंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा, बताइए सीधे सीधे इसके आंसर कहाँ से करेंगे, और सीधे सीधे ये कहाँ से पढ़े जा सकते हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। इवन इकोनॉमी में डिग्रियाँ करने के बाद हो सकता है आपको ये समझ भी आ रहा हो, लेकिन तभी भी मौके पे स्ट्राइक नहीं करती चीज़ें, क्योंकि बार बार आप क्या चीज़ें सीख रहे हैं, कंटेंट आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निक भी होती है सॉल्व करने की, देयर इज़ अ हाई लेवल टेक्निक। और इतने सारे रेगुलर टेस्ट आपके जो क्लास में लिए जाते हैं, उसका पर्पज़ क्या है, आपको टेक्निक सिखाना। टेक्निक कितनी बड़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रोकी, अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हैं खूबसूरत। देखो जिस सीक्वेंस में हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ रहा है हम वैसे ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं अपनी चॉइस के ढूंढ के बता रहे हैं, सीक्वेंस चल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स, क्वेश्चन पढ़ना आधी जंग जीतने जैसा है सिविल सर्विसेज में, क्वेश्चन गौर से पढ़ लिया ना अगर हरप्रीत, मामला सेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी, साथ में दिमाग में घूमने लग जाएगी ब्लैक मनी क्या पढ़ाया था सर ने, ब्लैक मनी के लेक्चर, सिंपल एस्पेक्ट, इवेजन ऑफ टैक्सेस। ब्लैक मनी को, काला धन क्या है भाइयों बहनों, विदेशों में पड़ा हुआ काला धन वापस लेके आएंगे, आप सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, सारा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और विदेशों में वो धन क्यों है भाइयों बहनों, यहाँ से टैक्स की चोरी जो की है भाइयों बहनों, देश की गाड़ी मेहनत की कमाई विदेशों के बैंकों में पड़ी है भाइयों बहनों, पंडोरा पेपर है भाइयों बहनों, उसमें नाम आ रहे हैं एक से एक लोगों के, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए पैसा विदेशों में छुपाया, वहाँ घुसाया। तो जब विदेश का टैक्स विदेशों में जमा हो रहा है,
देश की कमाई उनकी निजी कमाई के रूप में देश में जमा हो रही है, तो सबसे भयंकर देश का नुकसान क्या हो रहा है? सरकार को कोई आमदनी ही नहीं हो रही है, और जब सरकार को रेवेन्यू ही नहीं मिल रहा है तो फिर पब्लिक स्पेंडिंग कहाँ से होगी? कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप होगा? नौकरियों का निर्माण कहाँ से करेंगे? अनाज कहाँ से आएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी भाइयों बहनों? बताओ भाइयों, नहीं होगा। सबसे भयंकर नुकसान होता है किसी देश को इस तरह से ब्लैक मनी खाए जाती है, हालांकि ये पैरेलल इकोनॉमी की तरह खड़ी होती है, कोई नुकसान नहीं। रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो करता है, लग्जरी गुड्स की कंजम्पशन बढ़ती है, कोई नुकसान नहीं, हो रहा है सब कुछ। लेकिन भाइयों बहनों, देश के लिए वो जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ कराना है, जो इक्विटेबल सोसाइटी बनानी है, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, वो तो केवल सरकार ही कर सकती है अपने खर्चों के माध्यम से। और सरकार के पास जो पैसा आना था टैक्स के रूप में, उसे छुपा करके अपने निजी इस्तेमाल में लगा लिया भाइयों बहनों। यही काला धन है। इतना बताने पे ही ऑप्शन समझ आ गया होगा। Which one of the following effects of creation of black money in India has been a main course of worry to the government of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेन कोर्स ऑफ वरी क्या है? डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये एक मेन वरी तो नहीं हो सकती? देश के रिसोर्सेज का डाइवर्जन रियल एस्टेट में हो रहा है, सरकार तो कहती है ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट में करो, लग्जरी कंजम्पशन करो, बस रियल एस्टेट को रेगुलेशन के घेरे में ले आओ, हमें टैक्स दो। रियल एस्टेट सेक्टर टैक्स एम्बिट से बाहर है। सरकार को इसलिए प्रॉब्लम है कि रियल एस्टेट में जो निवेश हो रहा है, जो कमाइयाँ हो रही हैं, वो टैक्स के घेरे में आ जाए। इससे कब प्रॉब्लम हुई सरकार को कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मत करो? अगर ये होती तो सरकार तो खुद सबसे बड़े इन्वेस्टर के तौर पर खड़ी है रियल एस्टेट में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तौर पर भैया रियल एस्टेट में ही खर्चा कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? तो पहला ऑप्शन तो गया। सरकार को रियल एस्टेटमेंट में कर गड़बड़ से समस्या नहीं, सरकार को रियल एस्टेट में जो काला धन लग रहा है क्योंकि वो टैक्स के घेरे में नहीं आ रहा है, इस बात से टेंशन है। तो मेन वरी समझो, मेन वरी। अक्सर बच्चे रियल एस्टेट का नाम सुन करके ऐसे आंसर कर देंगे कि काला धन इसमें लगता है, ये बुरी चीज़ है। सरकार को इस बात की चिंता भैया बिल्कुल नहीं। तुम टैक्स भर के धन सफ़ेद करा लो, अब रियल एस्टेट में जितना मर्जी लगा लो। उल्टा सरकार तो कहती है अपनी नोएडा में, गुड़गांव में, इधर उधर जितनी पड़ी हुई अनफिनिश्ड बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, आओ कंप्लीट करो। ओके। ऑप्शन बी, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड। तुमको क्या लेना यार, वो ज्वेलरी ले, गोल्ड ले, स्टोन ले, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में करे, उसका नुकसान होगा। और हर सोसाइटी में ऐसा होते ही हैं लोग। सरकार की ये मेन वरी क्यों होगी कि यार इसके पास काला धन है, ये अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाता है, ये हीरे जवाहरात मोती पहन रहा है, बुरी आदतें सीख रहा है, ये इसलिए मुझे काले धन से समस्या है। ये अच्छी आदतें सीखे, ये इसी धन को फॉरेन टूर लगाने में, ट्रिप लगाने में, अच्छे अच्छे काम करने में लगाए, फिर मुझे काले धन से कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ऑप्शन बी क्यों होगा यार? तुम्हें समझा रहा हूँ तो इतना बोल रहा हूँ अपने दिमाग में, तो मैं 1 सेकंड में इसका आंसर करता। तुमको भी करना है अगर तुमने पढ़ाई की है। ऑप्शन सी, लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। इसके लिए तो लालायित रहती हैं ये तो वरी होगी ही नहीं। आई बात समझ? वरी का कारण लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट। भारतीय राज्यों को कर में घाटा, रेवेन्यू में घाटा होता है भैया। स्टेट एक्सचेकर को नुकसान हो रहा है ड्यू टू टैक्स इवेजन, क्योंकि पूरी स्टेटमेंटों में कहीं टैक्स इवेजन वर्ड जिक्र नहीं था, और ब्लैक मनी का मतलब होता है टैक्स इवेजन। सीधा सीधा आंसर है। मैं सीधी 3 स्टेटमेंटों से नेविगेट होते हुए चौथी पे आता था और इसका आंसर करता था, क्योंकि कूट कूट के तुम्हारे दिमाग में डाला गया है लेक्चरों के माध्यम से कि काला धन का मतलब टैक्स इवेजन। टैक्स जो आपको भरना था, जो आपने नहीं भरा, वो काला धन। ऐसे में वो नुकसान किसको हुआ? स्टेट ट्रेजरी, स्टेट एक्सचेकर, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा आपने अपने निजी इस्तेमाल में खर्चा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। ओके। अगला क्वेश्चन सुनो, बड़ा जबरदस्त है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट, यहाँ पे मोस्ट वर्ड को कभी ना भूलना,
मोस्ट वर्ड जहीं कहीं जैसे ही चला गया कन्फ्यूजन में चले जाओगे, क्योंकि 2-3 एलिमेंट है जो इन्फ्लेशन बढ़ा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा कदम उठाया जाएगा जो सबसे जबरदस्त तरीके से महंगाई बढ़ाता है, मोस्ट इन्फ्लेशनरी है। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, हो सकता है ये इन्फ्लेशनरी हो, क्योंकि सरकार जब वापस करती है पब्लिक डेट, लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है, लोग खर्चा करेंगे, हो सकता है उससे डिमांड इंक्रीज हो जाए, सप्लाई क्रंच हो जाए, थोड़ी महंगाई हो जाए। इस क्वेश्चन में मोस्ट इन्फ्लेशनरी है भैया, इसको समझना पड़ेगा। अगला, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, सरकार का घाटा चल रहा है, आमदनी उतनी नहीं, खर्चे ज़्यादा है, तो वो घाटे को पूरा करने के लिए सरकार पैसा बोरो करेगी। पर पब्लिक से ही बोरो, ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ये OMO, पर पब्लिक से ही बोरो कर लिया तो ये तो तब करते हैं जब मार्केट में लिक्विडिटी घटानी हो, जब मार्केट में लिक्विडिटी घटानी हो, पैसा घटाना हो, ये तब करते हैं। तो इससे फिर महंगाई कहाँ से बढ़ेगी, उनकी तो परचेजिंग पावर उल्टा घट जाएगी, तो इससे तो उल्टा कीमतें गिर जाएंगी। ये तो हम तब करते हैं जब महंगाई बढ़ी हुई हो, तब उसको घटाने के लिए ऐसा करते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ये एक लेवल पे हो सकता है कि बैंकों से लेकर के बजट डेफिसिट पूरा किया गया, तो हाँ मतलब कि सरकार अभी भी खर्चा कर रही है, तो ठीक है, तरलता बनी हुई है, मार्केट में महंगाई है, सारी बात यहाँ पर थी मोस्ट इन्फ्लेशनरी। क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, तीनों में बजट डेफिसिट था, एक में जनता से पैसा लिया, एक में बैंकों से पैसा लेंगे तो फिर भी सरकार की लायबिलिटी है कि इंटरेस्ट पे करना है, फिर भी सिस्टम रेगुलेटेड है, लेकिन मनी, ब्रॉड मनी कंसेप्ट पढ़ाया गया था बहुत डिटेल में कि सरकार इधर से इतना छाप करके नई मनी मार्केट में लाए, वो हाथों से गुजर के बहुत बड़ी हो जाती है, तो न्यू मनी छापते जा रहे हैं बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए। भयंकर इन्फ्लेशनरी। आपके मन में कई बार आता होगा सरकार घाटे में है तो नोट छाप के पूरे क्यों नहीं कर लेती भैया। इकोनॉमी में इतने एंगल से, इतने एग्जाम्पल से इसे समझाया गया मेरे लेक्चरों के द्वारा। जर्मनी में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में समझाया गया कि एक समय ऐसा आया था कि बग्गी भर के पैसा ले जाते थे तो एक ब्रेड का पैकेट आता था। क्यों? करेंसी छाप छाप करके पागल हो गए वो। क्यों? करेंसी इन्फ्लेशन क्या होती है मेरे बच्चे? एक लाइन में इन्फ्लेशन का मतलब आपके रुपए की कीमत घट गई, आपके रुपए की कीमत घट गई। पहले उस 100 रुपये में 6 पैकेट दूध के लाते थे और अब 3 ला पाते हो, तो रुपए की कीमत घट गई ना, एक तरह से कमज़ोर पड़ गया ना वस्तुओं के सामने, तो महंगाई हो गई ना। तो जब रुपया इतना छाप 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 करके लोगों के हाथ में फेंकते चले जाओगे, बजट डेफिसिट उसको फुलफिल उसके वाया करते जाओगे, तो मार्केट में तो तुम पैसा फेंकते ही जा रहे हो, लोगों के हाथ में तो पैसा आते ही जा रहा है, डिमांड तो उस लेवल पर बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। तो फिर महंगाई तो इतनी बढ़ जाएगी क्योंकि सप्लाई उस लेवल पर होगी नहीं, डिमांड इतनी ज़बरदस्त सर्च कर जाएगी। क्योंकि एक्चुअल में अगर हम देखें तो क्रिएटिविटी, प्रोडक्शन तो सोसाइटी में कुछ हो नहीं रही ना। लोगों के हाथ में जो पैसा आ रहा है वो तो छापने की वजह से आ रहा है, उस पैसे की बैक में, एंड में कोई काम तो हो नहीं रहा, सृजन तो हो नहीं रहा, प्रोडक्शन तो कोई हो नहीं रही। इसकी वजह से वो पैसे की कीमत लूज होती जाएगी, क्योंकि आप कोई वेल्थ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर रहे जिसके दम पर वो पैसा मार्केट में आ रहा है, कोई स्किल या कोई पूल ऑफ टैलेंट डेवलप नहीं हो रहा। इसलिए पैसा छाप छाप करके किसी भी देश का भला नहीं होता, वरना तो आपकी जेब में है, आपकी मशीन है, रोज़ छापते रहो बैठ करके। तो मोस्ट इन्फ्लेशनरी कौन सा होगा? जब आप बजट डेफिसिट की पूर्ति नया पैसा छाप करके करेंगे। सरकारों के पास ये ऑप्शन बहुत रेयरेस्ट ओकेजन्स में आता है। आई बात समझ में? तो ऑप्शन डी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, रोको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी increases with which one of the following? Money multiplier to create money in the market, to create money in the economy. मनी मल्टीप्लायर के बहुत से इम्पैक्ट, डायरेक्टली टॉपिक और बहुत से कंसेप्ट्स हमारी लेक्चर सीरीज में तो कंप्लीट हैं, क्वेश्चन के सेंस में भी इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसके तहत मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा इकोनॉमी में? सिंपल एस्पेक्ट आप मनी को मल्टीप्लाई कर पाओगे, सिंपल एस्पेक्ट आप इकोनॉमी में मनी क्रिएट करा पाओगे। हाथों से पैसा गुजराना है, मल्टीप्लाई करनी है ना मनी। मैंने बताया ना कि अगर 1000 रुपया आपने दिया, उदाहरण के तो ये मैंने ब्रॉड मनी कंसेप्ट में
बहुत अच्छे से बताया था कि ये मनी मल्टीप्लायर करता है। उदाहरण के तौर पर सपोज़ कीजिए बैंक ने 5000 रुपीज़ का लोन दिया एक फार्मर को। डन। फार्मर ने उस लोन से क्रॉप लगाई, फार्मर ने उस क्रॉप से यील्ड किया 15,000। आपने फार्मर को 5000 दिया, फार्मर ने उसका कितना बना दिया 15,000। अब इस 15,000 में से फार्मर ने 5,000 रुपया फर्दर क्रॉप पर्पस के लिए रखा। अब 10,000 रुपया उसके पास है। इस 10,000 रुपये में से उसने कई तरह की परचेजिंग्स की। और सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर एक पर्सन है, उसका सामान अब ये 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये में परचेज़ करेगा, तो उसको 5,000 रुपया मिला उस पर्सन को। यानी कि इसने दीपावली पर उससे क्रैकर्स खरीद लिए 5,000 रुपीज़ के। बैंक ने सिर्फ 5,000 इसको लोन दिया था। आज एक क्रैकर शॉप वाले के पास भी 5,000 हैं, इसने क्रॉप में भी 5,000 लगा लिए, इसके पास अब 10,000 फालतू भी बच रहा है, और बाकी के 5,000 से इसने क्लॉथ परचेज कर लिए। तो अब क्रैकर शॉप वाले के पास भी 5,000, क्लॉथ मर्चेंट वाले के पास भी 5,000, इसके खुद ने खेतों में लगे हुए 5,000, जबकि शुरुआत में इसको लिया था 5,000। ये कैसे हो पाया? क्योंकि बैंक ने लेंडिंग की, क्योंकि बैंक के पास वो पैसा था। तो जितना ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, जितना ज़्यादा आप लोग अपना पैसा बैंकों में रखेंगे, बैंकों में डिपॉजिट्स कराएंगे, उतना ज़्यादा बैंक का स्कोप बढ़ता है लेंडिंग का। इसलिए ऑल द टाइम बैंक करेंट एंड सेविंग अकाउंट, कासा अकाउंट खोलने के पीछे जाता है। एज इट इज़ ये सेम इन लाइनों के साथ पढ़ाया गया है। यही लाइन्स थी मेरे, यही वर्ड्स थे कि दिस इज़ द वे। पैसे को एक हाथ से 10 हाथों के बीच में गुजारना है, वो 10 को रोज़गार देगा, वो मल्टीप्लाई होता जाता है। लेकिन ज़रूरी क्या है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, द फाइनेंशियल सिस्टम। वाई? क्योंकि लोगों के हाथों से पैसा मोबिलाइज करके बैंकों में भी लाना है, सेविंग्स भी करानी है, तभी वो फर्दर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को लोन के तौर पर मिल पाएगा। और वो एक बिल्डिंग बनाने के नाम पर सीमेंट, रॉड, सरिया, बजरी, कई चीज़ों की डिमांड, कई वर्कर्स, कई लेबरर्स, कई इंजीनियर्स, कई इक्विपमेंट्स की डिमांड क्रिएट करेगा, तो उसको दिया लोन कितनों के हाथ में पैसा पहुंचाएगा। इसके तहत बैंकिंग सिस्टम चलता है। आइए अब समझते हैं कि मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जिसने थोड़ा भी कंसेप्ट पढ़ा, उसके दिमाग में उसी समय आ जाना चाहिए था कि पहली बात तो ये है क्या, और कुछ नहीं करना, मैंने कोई तीर नहीं मारा। NCERT 12th क्लास इकोनॉमी सेकेंड बुक का ये मेरे ख्याल सेकेंड चैप्टर है या फर्स्ट चैप्टर है। एज इट इज़ ही पढ़ाया गया है आपको डिटेल में, सारे कंसेप्ट उसी के तहत हैं। ओके, और इन्हीं एग्जाम्पल्स के तहत पढ़ाया गया है। आ जाओ, पहला ऑप्शन, मनी मल्टीप्लाई किससे इंक्रीज होगा? इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। अब आप गलत करने शुरू कर दो। सिर्फ इसकी नॉलेज के दम पे आंसर नहीं हुआ, पूरी इकोनॉमी की नॉलेज चाहिए थी। कैश रिजर्व रेशियो मैंने CRR पता होना चाहिए, ये RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मेजर के अंदर आता है। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि अगर RBI कैश रिजर्व रेशियो ही बढ़ा देगा तो उतना कैश अब बैंक्स को RBI के पास रिजर्व रखना पड़ेगा, तो बैंक्स के पास लेंड करने के लिए कम पैसा बचेगा। तो जब बैंक पैसा ही कम लेंड करेगा तो लोगों के हाथों से कम पैसा गुजरेगा, तो मार्केट में फिर मनी मल्टीप्लाई कम होगी, क्योंकि लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, गलत। इंक्रीज इन द SLR लिखा नहीं है क्वेश्चन पेपर में, बट हमें तो पता है। इंक्रीज इन द SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक्स। SLR भी एक तरीका है जिसके तहत बैंकों की लेंडिंग रेगुलेट होती है। अगर SLR भी सरकार ने इंक्रीज़ कर दिया, बैंक ने इंक्रीज़ कर दिया, RBI ने, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी मेजर के तहत ही आता है, अगर ये भी RBI ने बढ़ा दिया तो फिर अल्टीमेटली बैंकों के पास स्कोप कम बचेगा लेंडिंग का, तो फिर अल्टीमेटली मनी मल्टीप्लाई कम होगा। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, दिस इज द आंसर। क्या मतलब था जन धन योजना का, क्या मतलब था बाकी और योजनाओं का? आपके पैसे इनफॉर्मली आपके घरों में पड़े हुए हैं, वो आपको कोई यील्ड नहीं दे रहे हैं, वो देश के विकास के कार्यक्रम के काम भी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल फॉर्मेशन?
बार बार एक कंसेप्ट पढ़ाता था, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नेशनल सेविंग रेट क्या होता है? NSR बार बार पढ़ाता था। इस समय 36% है, 37% तक देश नेशनल सेविंग कर रहा है। आपके वाया जो पैसा जाना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, आपके घरों में पैसा पड़ा हुआ पैसा जब बैंकों में जाता है, वो देश के लिए पूंजी का निर्माण करता है, क्योंकि वो देश में उद्योगपतियों के लिए निवेश के लिए उपलब्ध रहेगा। देश के उद्योगपति इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उनके हाथ में आएगा अब, और अब जब वो उसको निवेश करेंगे तो देश का विकास होगा, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर एक्टिवेट होगा। लेकिन जब तक आप देश सेविंग्स ही नहीं करेगा, इतना टूटा टूटा पैसा सब गृहिणियों के पास पड़ा रहेगा, कोई जनधन जैसी कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन सिस्टम ही नहीं होगा, तो उन क्षेत्रों का विकास कैसे होगा? जैसे ईस्ट के स्टेट्स में बैंकिंग सिस्टम का पेनेट्रेशन नहीं हुआ, तो डेवलपमेंट भी उस लेवल पर नहीं हो पाया, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर एक्टिवेट ही नहीं हुआ। तो बैंकिंग हैबिट्स को इंक्रीज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लेकिन ऐसा आंसर कभी सोचोगे नहीं, आप सोचोगे पता नहीं ओवर द टॉप किसी रॉकेट साइंस के लेवल पे यूपीएससी ने कुछ पूछा होगा। नहीं, जिसको इकोनॉमी डेप्थ में आती है। अब नोटिस किया उन्होंने कितनी ज़बरदस्त तरीके से आपकी इकोनॉमी को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया। कितना सादा सा ऑप्शन था, लेकिन कितना डेप्थ में था। अब इनकी आंसर की कहीं एक जगह पर कहीं से ढूंढ करके भी बन सकती है। यूपीएससी पेपर का एनालिसिस इस मैनर में क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी आंसर की भी जो लेक्चरर या प्रोफेसर या टीचर दे रहा है या मेंटर दे रहा है, वो खुद थॉरली कंसेप्चुअलाइज्ड होना चाहिए इन कंसेप्ट्स के बाया। अदरवाइज इन क्वेश्चन की आंसर की भी दे पाना इम्पॉसिबल होता है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मनी मल्टीप्लायर करना, पॉपुलेशन इंक्रीज कर लो, है ना। इनफैक्ट ये नुकसान हो जाएगा। अब अगर यहीं पर मैं 10 लोग और पैदा कर दूं, उल्टा भीखमंगी आ जाएगी, भीखमंगी पंथी आ जाएगी, क्योंकि उनके हाथों में पैसा ही नहीं पहुंचेगा ना, पहुंचते पहुंचते ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कैसे आप मनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो हाथों से पैसा गुजराने का मतलब ये नहीं है कि हाथ बढ़ा दो, उस पैसे को ज़्यादा हाथों से निकालना है। आई बात समझ में? ज़्यादा क्रियाशील बनाना है, ज़्यादा मोमेंटम प्रोवाइड करना है, उस बस मनी को मोबाइल बना देना है बस। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा लोग पैदा कर दो, दैट इज़ नॉट द वे। ज़्यादा लोगों को बैंकिंग एम्बिट में लाओ, ना कि ज़्यादा जनसंख्या पैदा करो। आई बात समझ में? उससे नुकसान होगा उल्टा और ज़्यादा। क्लियर? ज़्यादा लोग, ज़्यादा घर के सदस्य, ज़्यादा खर्चा, बैंकों में पैसा जमा होगा ठप्प, सेविंग होगी नहीं कख, और बनेगा नहीं कोई कैपिटल, तो करा लेना फिर निवेश। ओके, तो जिनके घर में ज़्यादा मेंबर हैं उनकी सेविंग क्या रहती है? क्या कहते हैं? पप्पू की फीस निकल गई, चिंटू की दवाई, टिट्टू के कपड़े, और इस बार कुछ भी जमा नहीं हुआ बहन जी, बैंक में कुछ नहीं जमा कराया। तो बैंक के पास आपके घर से कुछ आया नहीं और बैंक आपको कह रहा है भाई साहब कुछ जमा ही कराया करो, बैंक खाता बंद होने वाला आपका। लेकिन दूसरी तरफ हम दो, हमारा एक, बस वही राहुल की फीस, काम ख़त्म। खर्चे वर्चे करके हमने 15,000 रुपये बैंक में चेप दिया है, बैंक ने हमको ब्याज भी दिया, और वो 15,000 आगे बैंक ने LIC में डाल दिया, LIC से बैंक को आया, LIC ने आगे 12% पे रियल एस्टेट कंपनियों को दे दिया, चलो उठाओ, चलो करो डेवलपमेंट। ओके, तो द बैंक इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल is the ultimate condition for the money multiplier to increase. All the other options are grossly incorrect. 2 are technically incorrect. This is conceptually totally incorrect. पॉपुलेशन इंक्रीज करने से मल्टीप्लायर नहीं होता, मनी मल्टीप्लाई नहीं होता। SLR बढ़ा दोगे, CRR बढ़ा दोगे तो उल्टा है, तो कम करने का तरीका है। बैंकिंग हैबिट इंक्रीज करना ही आपका, बैंक डिपॉजिट्स बढ़ाना, बैंक डिपॉजिट्स बढ़ाना 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 ही एक तरीका है, मतलब ही एक तरीका नहीं, इस क्वेश्चन के मुताबिक मनी मल्टीप्लायर करने का। क्या करना? बैंक डिपॉजिट्स बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना। बढ़िया बात है, तुम सब पैसा कमाते हो, अपनी जेब में रखते हो, 100 के 30 बैठे, 30 ने बैंक में नहीं डाला, चवन्नी नहीं दी, तो कोई बैंक भी नहीं होगा। और कोई बैंक भी नहीं होगा तो अब मुझको उद्योग धंधा करना है, पैसा किससे लूँ? फ्रॉम वेयर? कोई पैसा भी नहीं मिलेगा, ना मेरा कोई उद्योग धंधा लगेगा, बैठा रहूँगा। लेकिन तुम सबने 1,000 रुपये जमा करके 30,000 उसको दिया, उससे जा करके 30,000 रुपये लोन पे लिया, 3 सिलाई मशीनें लगाई मैंने, 3 सिलाई मशीनों पर 3 लोगों को रोज़ पर डे बेसिस पे काम देता हूँ मैं, और कपड़ा बनता है बेचता हूँ बाज़ार में, और तीनों 500-500 दिहाड़ी कमा के जाते हैं, 1500 यहाँ से, 1500 यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ मैं एवरी डे।
तुम लोगों के 1-1 हज़ार रुपये से 30,000 जो जमा हुआ था, उसको 1500 रुपये अगर मैं उन तीनों को दे रहा हूँ तो महीने में 45,000 रुपया, 45,000 रुपये तो उस 30,000 से मैंने पहले मंथ में जनरेट कर दिया। 1 साल का सोचना भाइयों बहनों, 10 महीने का कितना कर दिया भाई बहनों? 1.5 लाख नहीं, 45,000 हर महीना जनरेट कर रहा हूँ, 4.5 लाख रुपया, जबकि मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और मैं 5 लाख का सौदा करने आया था। याद है ना वो कहानी अमिताभ बच्चन की? MCQ सारे सिखाए उसने आपको, आपने समझा नहीं, अलग बात है। तो उसी समय उस पर कोई पैसे लगा देता, दाव लगा देता है, फिर वो सारा गेम खेल जाता है। ओके, 10 महीने में मैंने 4.5 लाख रुपए अपने कर्मचारियों को बांटा है। करमवीर, कैसे बांटा मेरे बच्चे? बैंक ने मुझे 30,000 का लोन दिया था, मैंने ऊषा कंपनी की 3 सिलाई मशीनें लगाई 10-10 हज़ार में। इसके बेसिस में उन्हें मैं रोज़ का 500 रुपये दिहाड़ी देता हूँ, और वो एक आदमी मुझे रोज़ 800-800 रुपये कमा करके देता है, तो 300 मेरी जेब में आता है, 900 मैं खुद ले रहा हूँ, 500-500 उनको दे रहा हूँ, मेरा खुद की 30,000 महीने की कमाई है। तो उन्हीं 30,000 के लोन से मैंने कितना पैसा जनरेट किया? ये कब हुआ? जब आप लोगों ने 1,000 जमा करके 30 लोगों ने बैंकों में डाला, तो मुझे 30,000 लोन दिया। अब ना तुम डालते तो ना मुझे मिलता, और ना मैं बैठता कुछ करता, ना मैं 4.5 लाख रुपया क्रिएट करता, ना उतनी की गुड्स और सर्विसेज की डिमांड होती इकोनॉमी में, ना GDP बड़ी होती, कभी बैठे रहते। फिर इस तरह से कंसेप्ट होते हैं, पानी की तरह। ओके, ये है इकोनॉमी का ज्ञान। कल ही ऐसा नहीं है कि कल ही पेपर हुआ तो मैं रातों रात सारी इकोनॉमी रिवाइज करके आया हूँ, कर भी नहीं सकता कोई। मेरे खुद के ही 140 लेक्चर है, तो कितना समय लगेगा रिवाइज करने में? इकोनॉमी उंगलियों में खेलती है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस। क्यों? आपने कंसेप्ट आत्मसात किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड के द्वारा इन्फ्लेशन, समझ में आई? सप्लाई क्रंच वाली इन्फ्लेशन नहीं है ये, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। मतलब कि डिमांड इतनी बढ़ गई है कि भैया इन्फ्लेशन हो गई, क्योंकि ओ माय गॉड, ऑप्शन डिलीट कर दिए, दोबारा लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, समझ आ गया ना? ये डिमांड द्वारा पुल की हुई इन्फ्लेशन है। कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड, with reference to the Indian economy, demand pulled inflation can be caused or increased by which of the following? इसमें ऑप्शन देखो 5-5 दे दिए, तो फटाफट आगे बढ़ना, जो जो सही लगे उसको चेप करके ऑप्शन समझना। पहला, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंशनरी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, एक्सपेंशन हो रहा है खर्चों खर्चों में सारा कुछ, तो इसके द्वारा डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी वही कि एक तरह से सरकार बजट डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रही है भैया, बट इस पर आएंगे, ये फिर भी कठिन लग गया, फिर भी मुश्किल लगता है, आ जाएंगे, फिर भी आगे बढ़ो। पहले फिस्कल स्टिमुलस, ऑब्वियसली जब भी उद्योग धंधे नुकसान में होते हैं, जब भी रिसेशन होता है, सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर और अलग अलग सेक्टर को 20,000 करोड़, 30,000, 40,000, 60,000 करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस दे देती है। किसानों को 70,000 करोड़ का स्टिमुलस, मतलब कि आपके ऊपर से आज की डेट में हमने आपको, ऑटोमोबाइल सेक्टर को 60,000 करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस दिया गया, मतलब फिस्कल लेवल पर स्टिमुलेशन कर दिया, मतलब कि आपके ऊपर से 3% की एक्साइज ड्यूटी हटा दी भैया, उसका कुल खर्च, उसका कुल नुकसान सरकार को पड़ा 20,000 करोड़, तो सरकार ने तुमको 20,000 करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस दे दिया। अब वो जो 3% एक्साइज तुम हमको देते थे, तुम्हारी जेब में बचेगी ना, अब तुम्हारी जेब में बचेगी, तो तुम ऑटोमोबाइल बनाओ। ऑटोमोबाइल बनाने के लिए तुमको शीशा, रबड़, दरवाजे, खिड़कियाँ, पहिए, चक्के, जो चाहिए मांगो, डिमांड क्रिएट करो, तो डिमांड हो जाएगी, इससे फिर डिमांड वाली इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो फिस्कल स्टिमुलस इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जब भी हम रिसेशन के दौर से गुजरते हैं, सरकार डिमांड को बूस्ट करने के लिए फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस देती है। ओके, क्लियर हुई? तो वहाँ पर बार बार कहीं कहानी लिखी गई थी, कॉज्ड और इंक्रीज्ड, समझ में आई बात? इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस छोड़ दो, बहुत मुश्किल लगा ना, छोड़ दो, ज़्यादा मुश्किल नहीं लेनी ज़िंदगी में, ये समझ में आ गया ना फिस्कल स्टिमुलस। तो जिसमें भी 2 है वो तो चाहिए ही ना, इसमें 1 to 4 है चाहिए, इसमें 3, 4, 5 है ओनली, ये चाहिए अपन को, तो काटो ऐसे, इसमें 1 to 3 है, ये भी चाहिए, इसमें 1 to 3, 4 सारा ही है, तो चाहिए चाहिए। चलो, हायर परचेजिंग पावर, जब आपकी हायर परचेजिंग पावर होगी भैया, डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन तो होगी।
व्हाट डू मीन बाय हायर परचेसिंग पावर, कि आपकी जेब में पैसा ज़्यादा बच रहा है, या तो सरकार ने इंटरेस्ट रेट जो है वो लोन की किस्तों पर घटा दिया होगा, इसकी वजह से तुम्हारी जेब में ज़्यादा पैसा बच रहा है, या सरकार ने फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दे दिया कोई, इसकी वजह से तुम्हारी जेब में ज़्यादा पैसा बच रहा है, तो आपकी परचेसिंग पावर क्या हो गई है, हायर। इसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाए, क्योंकि आप परचेज करोगे ज़्यादा, डिमांड बढ़ेगी, इससे इन्फ्लेशन होगी। तो ये ऑप्शन तो है। तो जिसमें भी अब 4 है वो तो हमें चाहिए, जिसमें नहीं है उसे उड़ा दें। इसमें 4 है, इसमें 4 है, ऑप्शन सी में 4 नहीं है, गया। इसमें तो डी में 4 था। अब तो या 2 ही ऑप्शन है, या अब इधर से सॉल्व करना है। ऑप्शन ए की सत्यता को स्थापित करो जल्दी। 1 2 4 ओनली। ऑप्शन ए इज द आंसर। वाई? क्योंकि स्टेटमेंट 5 क्या कह रही है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अभी मैं समझा गया था, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, उल्टा तो किस्तें ज़्यादा महंगी हो जाएंगी भैया, और उल्टा तो तुम्हारा ज़्यादा पैसा किस्तें भरने में जाएगा। पहले ऑटोमोबाइल की किस्त भरते थे 1500, अब कटती है 2200, 700 रुपये तुम्हारा घट गया। संतरे खाने बंद कर दोगे तो संतरों की मांग मार्केट में कम हो गई, तो फिर महंगाई तो कम हो गई, संतरे बिक ही नहीं रहे। इस तरह से केले, संतरे, नींबू, किन्नू, ऐसे समझा करो इकोनॉमी को। ओके, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन तो भैया गलत ही है, और हमने टेक्निकली अचीव कर लिया है इसको कि ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ से अब ये सिद्ध हो गया कि ये जो 3 था ये हमें वैसे भी नहीं पता था, तो हमें इसे पता होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि 3 स्टेटमेंट तो इसमें है ही नहीं। हमें क्या चाहिए था, 1 हमें आता था एक लेवल पे, हमने उसके ऊपर टेंशन नहीं ली, हमने गेम खेल दी। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 4 के दम पर हमने आंसर वैसे ही अचीव कर लिया। तो आंसर क्या आ गया, ए। लिखवा लो बेटा, यही आंसर है। ओके, पर इकोनॉमी का समग्र ज्ञान इस्तेमाल हुआ। ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ चेप लोगे तो आंसर आ जाएगा। फुल इकोनॉमी पे कमांड चाहिए, फुल। 2 मिनट में आंसर करोगे। कंसेप्ट लड़ रहे हैं 1-1 सेकंड के अंदर। इंटरेस्ट रेट का बॉन्ड के साथ संबंध, अभी बॉन्ड यील्ड वाला क्वेश्चन आएगा आगे, अगला क्वेश्चन वही है, देखा मैंने उसमें। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर से जब हमने इकोनॉमी की सीरीज में बैंक्स पढ़े थे तो नेचुरली कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, सब हमने डिटेल में अर्बन भी और रूरल भी अच्छे से कवर किए थे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले तो क्वेश्चन करने के साथ ही, पढ़ते साथ ही दिमाग के प्रोसेसर में इतनी फास्ट मैकेनिज्म हो जाना चाहिए कि कोऑपरेटिव एक्ट बैंक मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ही आता होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरह डील होता है। ये सब कुछ लेक्चरों में है जो हमने पढ़ाया है, आपने नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में भी होगा। अब ये कहना क्या चाहता है, कोऑपरेटिव बैंक के तौर पर देखें, और आपको बताया गया था कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी जब वो डूबा था उसके तहत डिटेल में बताया गया था क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों डूब गया, क्या नुकसान हुआ, कोऑपरेटिव बैंकों में पॉलिटिकल मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट कितने स्ट्रांग रहते हैं, इस वजह से मंत्रियों के सबके खाते वहीं पर खुले रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने समझी थी कि जिस वजह से खोले गए थे उन लोगों को, उन गरीबों को लाभ देने के लिए, उसकी बजाय उनके पैसे का लाभ बड़े किसान, बड़े नेता, बड़े पॉलिटिशियन सब उठा रहे हैं, बट उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस अच्छे से की। क्या कहता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेटमेंट पढ़ो क्या सही है। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। थोड़ी देर के लिए स्टेटमेंट को रखो। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इस ऑप्शन को भी रखो। दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। इसको भी छोड़ दो, 1966 को छोड़ दो, ये 100% करेक्ट है कि दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आज की डेट में आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत ये कवर्ड होता है। यही कारण है कि आपको सीधे सीधे समझ जाना चाहिए कि पीएमसी बैंक के ऊपर आरबीआई ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को सीज़ कर दिया, रोक दिया, अपने कंट्रोल में उसको ले लिया, और ऐसे और भी बहुत से बैंक्स हैं। ये इसलिए हुआ होगा कि 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ये भी आता है, जिसके तहत बाकी बैंक आते हैं। ओके, और जब ये आप पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक के तहत तो सीधा सीधा किताब में ये लाइनें एज इट इज़ लिखी होंगी। तो ऑप्शन 3 तो क्लियर है, कवर्ड है। अब जिसमें ऑप्शन 3 नहीं है उसको निकालो। ये 1 ओनली है तो ये तो है ही नहीं। ये 2 एंड 3 है, देखते हैं। ये 1 एंड 3 है, ये भी देखते हैं। ये 1, 2 एंड 3 है।
अब आप यहाँ पर फंसे हैं। इसका आंसर अब कहाँ से निकलेगा? दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनमें सबसे ज़्यादा धांधली का कारण क्या था? इसमें समस्या क्या रहती होगी? अगर लॉजिक से सोचें, क्या परेशानियाँ आती होंगी? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ये रजिस्टर होते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो अभी के समय में सबसे बड़ा कारण, थोड़े दिन पहले ही लेक्चर दे करके हटाऊँ, कोऑपरेटिव स्टेट सोसाइटीज़ स्टेट लिस्ट में राज्यों के तहत कवर होती हैं, क्यों? राज्यों के तहत ही फिर इनका गठन होता है और अल्टीमेटली जो इनके बोर्ड रहते हैं वो राज्यों के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए आरबीआई का इसकी सुपरविजन और इसकी रेगुलेशन के ऊपर पार्शियल कंट्रोल होता है। आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं सारी चीज़ें, लेकिन इसकी जो दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय होते हैं वो एक बोर्ड के द्वारा होते हैं जिसे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। आई बात समझ में? तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ये कंक्लूजन आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध राज्यों से है, इसलिए राज्य के स्तर पर धांधलियाँ भी हो जाती हैं। कारण ही यही हो जाता है कि जो इसकी डिसीजन मेकिंग है इसके बोर्ड के पास है, और बोर्ड का गठन जो है वो लोकल बोर्ड, जो बोर्ड है उसका गठन किसके पास है? एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कंट्रोल किनके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि बैंक की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसे 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन के तहत लाया गया। लंबे समय से आरबीआई रिकमेंडेशन कर रहा है कि इसकी सुपरविजन और रेगुलेशन को कम्प्लीटली, जो बोर्ड कवर कर रहा है कम्प्लीटली, उसको आप आरबीआई के कंट्रोल में दीजिए कि आरबीआई की अथॉरिटी उस पर ज़्यादा हो। तो ऑप्शन 1 इज़ क्लियर लॉजिक के साथ। तो अब जिस में 1 नहीं है उसको उड़ा दिया जाए। इसमें 1 है, 2 एंड 3 में नहीं, इसको उड़ा दिया जाए। 1 एंड 3 ओनली, 1 2 3 एंड ओनली। तो अब आप यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि 2 पे सारी गेम फंसी हुई है। अब या तो आपको 2 आता हो तो ये आंसर हो, या तो 2 ना आता हो तो ही आंसर हो। 2 आता है तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 2 नहीं आता है तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर अब आप उस लेवल पर लाभ नहीं ले पाए एलिमिनेशन मेथड का। तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एलिमिनेशन मेथड का फ़ायदा नहीं होता। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा, हमने देखा एक स्टेटमेंट आती थी, हमने सारे ही उड़ा दिए। कितना स्ट्रॉन्ग बेनिफिट हुआ हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर आप दूसरी स्टेटमेंट पर आकर के फंस गए हैं। इसके लिए इकोनॉमी की कंप्लीट नॉलेज आपको ज़रूरी है, तो आप समझ पाएंगे इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। बहुत ही डिटेल में हमने जब इकोनॉमी पढ़ाई थी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर के बारे में आपको कंप्लीटली बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विटी शेयर। बनाने की तरीका कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों ने मिलकर के बनाई, कोऑपरेटिव्स के तौर पर बनाई। तो कोऑपरेटिव्स के तौर पर बनाई है तो नेचुरल सी बात है कि प्रेफरेंस शेयर वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि लोगों ने मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर यहाँ बनाया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आरबीआई की इंटरवेंशन के तहत अनुमति रही कि इक्विटी शेयर्स भी इशू करने की इसके पास आज़ादी है, ताकि ये अपने लेवल पर अपनी वेल्थ जो है, अपनी जो कैपिटल है उसको क्रिएट कर पाए, पैसे डेवलप कर पाए, बाज़ार से पैसा इसके पास आए। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो आंसर की के अकॉर्डिंग जाएं अगर आप, तो आंसर की जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट बनता है, सॉरी स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 2 एंड 3। इसमें फंसाने वाला वर्ड था सारे के सारे क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स, ये भी क्लियर था। इक्विटी शेयर फंसाने वाला शब्द था, जो अब हमने समझा कि तेज़ी से बदलते समयों में सरकार, बैंक ये चाहता है आरबीआई कि जो बैंक्स हैं वो अपनी जो खर्चे हैं, यानी कि अपनी जो बैंकिंग फंक्शनिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करे, रिलाय कराए, बाज़ार से पैसा जुटाए, ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर पाए। आई बात समझ में? क्लियर? सरकारी मदद पर निर्भर ना रहे। अगला क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स। क्वेश्चन बॉन्ड यील्ड पे है, बहुत डेप्थ में लेक्चर्स में कवर रहा है टॉपिक, एक एक चीज़ के साथ। पहले तो बॉन्ड वर्ड क्या होता है डिटेल में समझाया गया था, बॉन्ड बनाना बताया गया कि बॉन्ड कैसे बनता है, मैच्योरिटी, एवरीथिंग। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड को छोड़ो, वर्ल्ड लेवल पे भी बॉन्ड यील्ड कैसे इन्फ्लुएंस होती है सीधे समझ लो। आई बात समझ में? बॉन्ड यील्ड क्या होती है? कुछ नहीं करना, सपोज करो कि आपने बॉन्ड खरीदा है 60 रुपये का, आई बात समझ में, और इस समय उसकी कीमत बॉन्ड की चल रही है 100 रुपये, तो आपने कितने कमाए? 40 रुपये। तो यील्ड कितनी हो गई आपकी? 40 रुपये। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। आ जाओ ऑप्शन समझते हैं अब।
ये बहुत देसी तरीके से समझाया मैंने। इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्फ्लुएंस बताया गया है। पहला ऑप्शन एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, ऑब्वियसली इससे प्रभावित रहेगी, इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड इससे प्रभावित रहेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, अमूमन क्या होता है कि जैसे ही बैंकों के लेवल पर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है, सपोज करिए कि 4% है सर और अब हो गया कि 2% कर दिया गया, इमीडिएटली जो इन्वेस्टर कहता है कि इंटरेस्ट तो अब कम आएगा, ये एक सेफ एवेन्यू था लेकिन बड़ा कम कर दिया इंटरेस्ट, अब हमें किधर जाना है। तो देखा जा रहा है कि 60-60 रुपये के बॉन्ड खरीदे हैं और अब सेकेंडरी ट्रेडेबल मार्केट में 100-100 रुपये कीमत चल रही है, जिसने खरीदा है 40-40 रुपये कमा रहा है, तो यील्ड तो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, चलो बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट डाउन, बॉन्ड की तरफ लोग आते हैं। अब सारे लोग, बॉन्ड की मात्रा तो उतनी सी है, सारे लोग उसे खरीदना चाहते हैं, तो वो डियरर होता जाएगा। वो डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट, खरीदार ज़्यादा चीज़ कम, महंगी होती जाएगी। जैसे ही महंगी हो गई 60 की बजाय 70, 80, 90 और कीमत है 100, यील्ड कितनी हो गई 10। तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही लो हुआ, बॉन्ड यील्ड क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर घुस गए बॉन्ड खरीदने के लिए प्रॉफिट के रूप में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसी वजह से जब क्राउडिंग हो गई इस तरफ, तो फिर बॉन्ड की कीमत जो है वो बढ़ गई, तो उसकी जो यील्ड है वो घट गई। ओके, इसको इस तरह समझना है। अक्सर बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज करते हैं। लेक्चर में तो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया, अभी मैंने आपको सीधा कंसेप्ट बता दिया। लेकिन अब अचानक से सोचिए, माहौल बन जाएगा। वो कैसे बन जाएगा, दम समझिए। अचानक से अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक ने ये कह दिया, बॉन्ड यील्ड अभी भी यहाँ पर 10 रुपये है, ठीक है। सपोज करो कि बॉन्ड यील्ड अभी भी बॉन्ड में 5% है, लेकिन एकदम से अमेरिका के फेडरल रिजर्व, वहाँ के आरबीआई ने ये कह दिया कि वो अपने जो उनके पास बॉन्ड्स हैं, जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं सारे, उन पर अब इंटरेस्ट देंगे 4%, 2% की बजाय 4%, 2% से बढ़ा के कितना कर दिया 4%। हालांकि 1% कम है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत है ना। अमेरिकन गवर्नमेंट के फेडरल रिजर्व के द्वारा इशू किया गया है बॉन्ड, उस पर दी जाने वाली इंटरेस्ट यील्ड है ना ट्रेजरी बॉन्ड, तो उस इंटरेस्ट की कीमत 2% से 4% हो। फिर भी ये बॉन्ड यील्ड के तहत, बॉन्ड यील्ड में 5% है, वहाँ पर 4% है, लेकिन आप फिर भी इसको रेफ़र करेंगे क्योंकि ये सिक्योर बहुत है, ये रिस्की है। तो एकदम से आप किस और भागेंगे, अमेरिका के वो परचेज करने के लिए जो अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने इशू किए हैं। और जैसे ही आप उस और भागेंगे, वैसे ही अल्टीमेटली क्या होगा, बॉन्ड बिकेगा। बॉन्ड बिकना होगा इस मार्केट में, लोग इस बॉन्ड से पैसा निकालेंगे। जैसे ही बॉन्ड से लोग पैसा निकालना शुरू हो गया, बॉन्ड की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। बॉन्ड की सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। इसके तहत अब धीरे धीरे कहाँ सेटल होने लग जाएगा बॉन्ड, धीरे धीरे बॉन्ड की कीमत कम हो जाएगी। और जैसे जैसे बॉन्ड की कीमत कम हो जाएगी, वैसे वैसे उसकी यील्ड फिर बढ़ने लग जाएगी। आई बात समझ में, उसकी यील्ड बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि लोग किधर चले गए, अमेरिका की तरफ, उस और भाग गए, इधर से ऑफलोड कर गए, वो पैसा निकाल गए अपना। क्लियर हो गई कहानी। तो इन्फ्लुएंस रहता है ना भाई, बॉन्ड यील्ड के ऊपर इन्फ्लुएंस आया, तो एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व का इन्फ्लुएंस आएगा, 100% आएगा। एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स के तहत लैंडिंग रेट्स डिसाइड करता है ना कि बैंकों का इंटरेस्ट रेट क्या रहे। और मैंने अभी इंटरेस्ट रेट के साथ बॉन्ड यील्ड का संबंध बताया ना, तो जब भी भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्शंस लेगा, तो बॉन्ड यील्ड पे इन्फ्लुएंस आएगा, 100% आएगा। ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। नेचुरली इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड का एक आपस में संबंध है, और इंटरेस्ट रेट का भी आपस में संबंध है। आई बात समझ में, बोथ आर हाईली कनेक्टेड। आपकी बॉन्ड इन्फ्लेशन इस देश में तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि बॉन्ड में अगर यील्ड भी है बट इन्फ्लेशन भी तो साइमल्टेनियसली उतनी ही है, तो फिर उस बॉन्ड यील्ड का कोई पर्पज़ नहीं है, तो भी आप अदर इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। या फिर
इस देश में जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ती है उसके कंटेम्परेरी बॉन्ड ही है जो इतनी यील्ड देता है कि आप उस इन्फ्लेशन को कोप अप कर पाओ, उस महंगाई को कोप अप कर पाओ, तो लोग बॉन्ड की तरफ आएंगे। तो बॉन्ड यील्ड इन्फ्लेशन से जुड़ी होती है। आई बात समझ में? तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3, सबसे पहली बात इसको समझने के लिए ऑप्शन 1 हम स्टेटमेंट 1 हमें पता था, क्लियर है। अब जिसमें भी स्टेटमेंट 1 नहीं है वो उड़ा दो। इसमें स्टेटमेंट 1 है 2 ओनली में, खत्म। सी में स्टेटमेंट 1 है, खत्म, नहीं है। स्टेटमेंट 1 ए और डी दोनों में है। अब हम आए स्टेटमेंट 2 की तरफ, वो भी हमारी करेक्ट थी, वो भी इन दोनों में है। तीसरी स्टेटमेंट तब भी हमें आना पड़ा और वो डी में है, तो हमारा आंसर डी इज करेक्ट। ओके, तो हमने देखा एग्जाम में क्वेश्चन चेंज हुए एलिमिनेशन मेथड से आगे। अब आपको तीनों ऑप्शंस स्टेटमेंट समझ में आ रही हैं तो ही आंसर्स हो रहे हैं। लेकिन समग्र ज्ञान इकोनॉमी का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, इतनी बार हमने चाइना के विषय में ये बार बार बताया, करेंसी का डिवैल्यूएशन इंडिया करना चाहिए कि नहीं, चाइना क्यों करता रहता है, जो मुल्क करते हैं वो क्यों करते हैं, एवरी टाइम हर लेक्चर में उदाहरणों के स्वरूप समझाया। द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, टर्म इज नेसेसरली, इस नेसेसरली वर्ड को समझना है, अपनी करेंसी कीमत खुद ही घटा देना। पहले आपकी करेंसी के 10 यूनिट्स यूज़ करने से ही $1 आ जाता था, अब आपकी करेंसी के 20 यूनिट्स यूज़ करने से $1 आता है। आपने अपनी करेंसी वैल्यू खुद ही घटा दी, डी वैल्यू कर दिया। अब आपकी करेंसी डियरर नहीं रही, इन्फीरियर हो गई, कमज़ोर हो गई, आपने कमज़ोर कर ली दूसरी करेंसियों के मुकाबले। क्यों किया आपने ऐसा? ऐसा हो सकता है कि आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपके देश से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट हों और कम चीज़ें आपके देश में इंपोर्ट हों। एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट घटे। आपका एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेगा? जब भी लोग आपके देश से चीज़ें खरीदना चाहेंगे उनको आपकी करेंसी की ज़रूरत होगी। पहले $1 दे करके आपकी करेंसी के 10 यूनिट आते थे, अब $1 दे के आपकी करेंसी के 20 यूनिट आते हैं। तो फिर आपकी ज़्यादा करेंसी उनके हाथ में आएगी तो आपके देश की ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, तो आपकी ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे। ऐसे में आपकी चीज़ें, अब अगर देखा जाए तो आपकी करेंसी कमज़ोर है, तो ऐसे में अब आपको 20 यूनिट खर्च के डॉलर मिलेगा, तो अब जो आप इंपोर्ट करेंगे वो महंगा हो जाएगा। तो इंपोर्ट डिमोटिवेट होगा, इंपोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट मोटिवेट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सुपीरियर पोजीशन गेन कर जाएंगे। इसके तहत क्या होगा? गुड्स का इंपोर्ट रिड्यूस हुआ, गुड्स का और सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, तो मतलब कितना आया और कितना गया, इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो पॉजिटिव है आने में, नेगेटिव है जाने में। तो ट्रेड बैलेंस आपके फेवर में पॉजिटिव है, ट्रेड बैलेंस इज पॉजिटिव। अगर ट्रेड का पलड़ा पकड़ लूँ हाथ में तो ये मेरा पलड़ा है इंपोर्ट का, ये पलड़ा है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का पलड़ा झुका हुआ है, इंपोर्ट का उठा हुआ है, यानी कि एक्सपोर्ट करूँगा तो इनकम आएगी, तो इनकम आ रही है, जा कम रहा है, तो मेरा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव हो गया। तो अगर मेरा ट्रेड बैलेंस बिगड़ा हुआ है, यानी कि अगर मेरा एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है, मेरा पूरा का पूरा ट्रेड बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है, मैं कम भेजता हूँ मंगाता ज़्यादा हूँ, उसे करेक्ट करने के लिए ये एक तरीका अपना लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये होगा ही इसलिए कि इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में अब हमारा प्रोडक्ट अच्छी कॉम्पिटिटिवनेस अचीव कर गया। क्यों? कीमत कम है ना बाकियों के कंपैरेटिवली, तो लोग उसे ज़्यादा परचेज़ करेंगे। एक वर्ड्स आते ही दिमाग में सारा क्वेश्चन आ गया। अब पढ़ना शुरू, जैसे ही मैंने एग्जाम में ये डिवैल्यूएशन पढ़ा होगा एकदम से सारा कंसेप्ट दौड़ गया, फटाफट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। improves the competitiveness of the exports in the foreign markets 100%। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट 1 है improves the डन। स्टेटमेंट 2 increase the foreign value of domestic currency, ग्रॉसली इनकरेक्ट। इसके उल्टा किया है हमने, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की फॉरेन वैल्यू तो भैया हमने लेस करी है, तो इंक्रीज कैसे हो जाएगी डिवैल्यूएशन से? तो जिसमें भी अब ये है तो वो स्टेटमेंट तो, वो ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, उसको निकालें।
2 इसमें है, तो ये तो नहीं होगा करेक्ट। ऑप्शन 1 और स्टेटमेंट 1 और ऑप्शन बी 1। अगला, इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस, बट मैंने पहले ही कहा था ये भी सही है, ये भी। लेकिन अब ध्यान से समझें, देखिए एलिमिनेशन मेथड की कितनी ब्यूटी है। क्या हुआ? और वो पता है, मैं तो समझा रहा हूँ, अभी तो ऑप्शन तो आया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ एलिमिनेशन की ब्यूटी देखो कि यहाँ पर अब आप 3 भी सही लग रहा था, 1 भी सही है, लेकिन अब कहानी नेसेसरली, क्योंकि यहाँ पर हम फंस गए ना भैया। डिवैल्यूएशन करने से आप बर्बाद भी तो हो सकते हैं अगर आप इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है भैया। इधर मैनर में काम कर सकता है ना ये। इंपोर्ट इकोनॉमी हो ना आप, तो फिर आपको नुकसान भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अभी आपका देश तो एक्सपोर्ट करता ही नहीं है चीज़ें, वो तो मेजॉरली डिपेंडेंट इंपोर्ट्स पे है। जैसे भारत इतने लंबे समय से चाइना की तरह बार बार डिवैल्यूएशन क्यों नहीं करता? चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हमें आज भी बड़े पैमाने पर चीज़ें इंपोर्ट, जैसे कि हमारे पेट्रोलियम, जैसे कि एडिबल ऑयल, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, इतने बड़े पैमाने पर हमें ये इंपोर्ट करना पड़ता है। हम तो उल्टा चाहते हैं भैया रुपया मजबूत हो, मजबूत हो, मजबूत हो। डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर कर लेंगे हम तो डूब जाएंगे। ऐसे में इस हमारे केस में तो ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होने की बजाय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये बात तो पूरी तरह प्रमाणित थी कि जैसे ही डिवैल्यूएशन होगी आपका एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। ये सत्यापित, ये स्थापित था हर तरह से। देखिए क्वेश्चन कैसे बिहेव हुआ। ओके, क्यों मैंने जब ट्रेड बैलेंस वाली कंसेप्ट समझाने शुरू किए, मैंने पहले ही एक वर्ड यूज़ कर लिया था, एक्सपोर्ट इकोनॉमी। पहले ही क्या वर्ड यूज़ किया था? एक्सपोर्ट इकोनॉमी। और बार बार जब बच्चे लेक्चर में डाउट करते थे, वो भी हमने रिकॉर्डिंग पे लिया हुआ है, लेक्चर्स में है, कि सर इंडिया क्यों नहीं फिर ये कर लेता, फिर तो बहुत बेनिफिट है। मेरा एक ही जवाब आता था, इंडिया का इंपोर्ट देखो और एक्सपोर्ट देखो। ऐसे में इंडिया डिवैल्यूएशन करेगा तो इंडिया तो बर्बादी की ओर जाएगा। चाइना ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी डेवलप कर रखी है उसको, इसलिए उसका ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव हो जाता है। हमारा उल्टा हो सकता है, नेगेटिव हो जाए। लेकिन एक कंक्लूजन बिल्कुल है कि जब भी आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन होती है, फॉरेन मार्केट में आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो ही जाता है। बट ये देखना पड़ेगा आप फॉरेन मार्केट के लिए प्रोड्यूस कितना का करते हो। आप तो फॉरेन मार्केट से उल्टा कंज्यूम करते हो, तो फिर तो ऑप्शन 3 सही नहीं हुआ ना भैया, स्टेटमेंट 3। तो हम लेकिन इस स्टेटमेंट 3 से आने से पहले ही आंसर अचीव कर गए थे। स्टेटमेंट 3 के पहले ही हम आंसर अचीव कर गए थे। क्यों? क्योंकि हमने स्टेटमेंट 2 को गलत कर दिया था ना, तो आंसर तो हम पहले ही अचीव कर गए थे कि 1 ओनली। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 ओनली इज नेसेसरली द आउटकम ऑफ द डिवैल्यूएशन। ओके, ये मेरे द्वारा दिया गया आज का एनालिसिस था। अब ये रोज 20-20 मिनट, आधे घंटे के हिसाब से 5-6 लेक्चर बनेंगे, हम सबका एनालिसिस कर देंगे, जो हमने हमारे लेक्चरों में करा रखा है पहले, जो उनके द्वारा दी गई एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन से सिद्ध हो रहे हैं, और जो उनके द्वारा कोरिलेट चीज़ें होकर के आ रही हैं। जो क्वेश्चन किसी मैनर में वहाँ पर कवर नहीं, किसी भी मायने में, वो हम यहाँ ऑन रिकॉर्ड नहीं लेंगे, हम उस पर कोई दावा नहीं करेंगे। और लेक्चर हमारे सारे यूट्यूब पे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।